बैठक की दीवार पर लगी घड़ी 3 दिनों से खामोश थी। 5 साल के एडवर्ड को यह बात अपनी छोटी सी जिंदगी में किसी भी और चीज से ज्यादा परेशान कर रही थी। उसे खामोशी से दिक्कत नहीं थी, बल्कि इस बात से थी कि घर में किसी को इसकी परवाह ही नहीं थी। उसके पिता रोज उसके पास से गुजरते और नौकरानी बस उसके आसपास की धूल झाड़ देती। सबने मान लिया था कि घड़ी खराब हो चुकी है, जैसे लोग बारिश को कुदरत का नियम मान लेते हैं। पर एडवर्ड इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसने डाइनिंग रूम से एक कुर्सी खींची, उस पर चढ़ा और घड़ी को दीवार से उतार लिया। वह उम्मीद से ज्यादा भारी थी। उसने उसे किचन की मेज पर रखा और बड़ी सावधानी से उसका शीशा और पिछला हिस्सा खोल दिया। अंदर का नजारा किसी छोटे धातु के शहर जैसा था, जहां पहिए और गरारियां आपस में गुंथी हुई थीं। उसने अभी कुछ छुआ नहीं, बस गौर से देखता रहा। फिर एक एक करके उसने सारे पुर्जे अलग कर दिए। 40 मिनट बाद उसकी मां मार्गरेट ने उसे देखा। मेज पर घड़ी के सारे कलपुर्जे एक कतार में सजे हुए थे, बड़े से छोटा, बाएं से दाएं। मां चुपचाप दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। एडवर्ड ने एक एक गरारी को जोड़ना शुरू किया और जब उसने घड़ी वापस दीवार पर टांगी तो वह फिर से टिक टिक करने लगी। शाम को जब उसके पिता विलियम अस्तबल से लौटे तो उनके कपड़ों से घोड़ों और चमड़े की महक आ रही थी। वो घड़ी के पास रुके, उसकी आवाज सुनी और एडवर्ड को देखा। वो कुछ बोले तो नहीं, पर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। मां ने एडवर्ड की थाली में रोटी का एक अतिरिक्त टुकड़ा रख दिया। अब दुनिया सुरक्षित थी और समझ में आने लायक भी। एडवर्ड को लगा कि अगर किसी चीज को गौर से देखा जाए तो उसे समझा जा सकता है। 5 साल बाद एडवर्ड को अस्तबल के पीछे कूड़े के ढेर में एक खराब स्टीम पंप मिला। किसी ने उसे बेकार समझकर फेंक दिया था। दूसरों के लिए वह कबाड़ था, पर एडवर्ड के लिए एक नया प्रोजेक्ट। उसने उसे लकड़ी के गोदाम के उस कोने में रख दिया जिसे उसने चुपचाप अपना वर्कशॉप बना लिया था। वहां उसके पास पुराने पुर्जे और कुछ मामूली औजार थे। 4 रातें उसने पंप को खोलने में बिताई। 5वीं रात उसे उसकी खराबी समझ आई, 6ठी रात उसने उसे ठीक किया और 7वीं रात एक पुरानी घड़ी के बेट की मदद से उसे पानी की टंकी से जोड़ दिया। जैसे ही उसने हैंडल घुमाया, पानी खुद ब खुद बहने लगा। अब बाल्टियां ढोने की मेहनत खत्म हो गई थी। अस्तबल के कर्मचारी यह देखकर दंग रह गए। बूढ़े कर्टिस ने, जो सालों से वहां पानी भर रहा था, खुशी से कहा, बेटा तुमने आज मेरे रोज के 2 घंटे बचा लिए। तभी पिता वहां आए, पंप को देखा और रूखे स्वर में बोले, जाओ घोड़ों की देखभाल में मदद करो। एडवर्ड चला गया, पर उस रात सोने से पहले उसने अपनी नोटबुक में उस पंप को और बेहतर बनाने के 3 नए नक्शे तैयार किए। उसे पता था कि इसे और भी कुशल बनाया जा सकता है। मां उसे शुभरात्रि कहने आई तो उन्होंने उसकी नोटबुक देखी। उन्होंने उसे रोका नहीं, बल्कि अपने कमरे से एक नई और बेहतर नोटबुक लाकर उसे दे दी। एडवर्ड ने शुक्रिया भी नहीं कहा, वह बस अपनी नई ड्राइंग बनाने में खो गया। पतझड़ के साथ मां को खांसी शुरू हुई। पहले तो यह मामूली थी, पर धीरे धीरे रात की खामोशी में इसकी आवाज तेज होने लगी। एडवर्ड अब 9 साल का था और वह बड़ों की बातों से कहीं ज्यादा समझता था। उसने मां के कमरे के लिए एक वेंटिलेशन सिस्टम बनाने का फैसला किया। 3 हफ्ते की मेहनत, तांबे की नलियां और घड़ी की गरारियां, उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो बाहर की ताजा हवा अंदर लाती और पुरानी हवा बाहर निकालती। उसने इसके बारे में एक पुरानी इंजीनियरिंग किताब में पढ़ा था और उसे अपने हिसाब से छोटा और कारगर बना दिया था। एक शनिवार जब मां आराम कर रही थीं, उसने इसे कमरे में लगा दिया। जब उन्होंने वापस आकर उस मशीन को चलते देखा तो वह बस दरवाजे पर खड़ी रह गईं। उसकी हल्की आवाज कमरे में गूंज रही थी। उन्होंने बस धीरे से उसका नाम पुकारा, एडवर्ड, पर वह मशीन भी मां की खांसी ठीक नहीं कर सकी। मार्च के एक मंगलवार को मार्गरेट का देहांत हो गया। 10 साल का एडवर्ड कब्र के पास खड़ा रहा, पर वह रोया नहीं, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने बड़े दुख को कैसे जाहिर करे। घर लौटकर उसने देखा कि मां के खाली कमरे में वह मशीन अब भी चल रही थी, जो अब बेमानी हो चुकी थी। उसने उसे 1 साल तक नहीं छुआ। 11 महीने बाद वर्जीनिया आई, लंबी लाल बालों वाली और महंगे इत्र की खुशबू से महकती हुई। उसने एडवर्ड से किसी बिजनेस पार्टनर की तरह हाथ मिलाया। वह फिलाडेल्फिया की एक अमीर विधवा थी। एडवर्ड तुरंत जान गया कि वह उसके पिता से प्यार नहीं करती। उसे यह बात वैसे ही समझ आ गई जैसे किसी मशीन में लगा कोई गलत पुर्जा। वर्जीनिया उसे खुलेआम नापसंद नहीं करती थी, पर वह छोटी छोटी बातों पर उसे नीचा दिखाती। उसके वर्कशॉप पर ताला लगा दिया गया और उसकी किताबों को कबाड़ समझकर अटारी में फेंक दिया गया ताकि घर व्यवस्थित दिखे। जब उसने पिता से शिकायत की तो उन्होंने बस थकान भरी नजरों से देखा। उन्हें बस शांति चाहिए थी जो वर्जीनिया उन्हें दे रही थी। एडवर्ड का दिमाग हमेशा चलता रहता था, इसलिए उसके वर्कशॉप का ताला कभी नहीं खुला। 1864 में चार्ल्स का जन्म हुआ। वह ठीक वैसा ही था जैसा सब चाहते थे, स्वस्थ और तेज। 12 साल के एडवर्ड ने समझ लिया कि अब इस घर में उसकी अहमियत खत्म हो चुकी है। अब घर की हर चर्चा चार्ल्स के इर्द गिर्द होती। घुड़सवारी हो या व्यापार, एडवर्ड का नाम कहीं नहीं आता था। सब चार्ल्स के भविष्य की योजनाएं बनाने में मशगूल थे। एडवर्ड मेज के कोने पर बैठकर अपने नैपकिन पर मशीनों के नक्शे बनाता रहता। वह नाराज नहीं था, बस सब कुछ अपनी यादों में दर्ज कर रहा था। जब वह 19 का हुआ तो उसके पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। वर्जीनिया ने उसे पिता से मिलने नहीं दिया, पर एक सुबह वह जबरदस्ती कमरे में घुस गया। विलियम बहुत कमजोर और बीमार दिख रहे थे। उन्होंने धीरे से एडवर्ड की ओर देखा। पिता ने धीमी आवाज में कहा, तुम हमेशा मुझसे ज्यादा समझदार थे, एडवर्ड। पर शायद उसका कोई मोल नहीं रहा। एडवर्ड कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाकर वहां से चला गया। 1 महीने बाद पिता की मृत्यु हो गई। वसीयत में सब कुछ चार्ल्स और वर्जीनिया के नाम था। एडवर्ड के लिए $1 या पिता की पुरानी घड़ी तक नहीं छोड़ी गई थी। उसी शाम वर्जीनिया ने उसे सुबह तक घर छोड़ने का हुक्म सुना दिया। पीछे खड़ा 8 साल का चार्ल्स अपनी मां की तरह ही उसे तिरस्कार से देख रहा था। एडवर्ड ने अपना सामान बांधा, कुछ कपड़े, अपनी नोटबुक और अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर। उसने सूटकेस उठाया और आखिरी बार उस घर की सीढ़ियों से नीचे उतरा। दरवाजे पर रुककर उसने पीछे मुड़े बिना कहा, तुम्हें पछतावा होगा।
एक दिन इस देश के कोने कोने में मेरा नाम गूंजेगा। वर्जीनिया ने उसका मजाक उड़ाया, पर एडवर्ड आगे बढ़ गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके पीछे का जीवन किसी पुराने पुर्जे की तरह छूट चुका था जो अब फिट नहीं बैठता था। उसके पास सिर्फ $4 और दिमाग में एक इंजन का नक्शा था। उसने एक लॉन्ड्री के ऊपर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। कमरा बहुत छोटा था, पर एडवर्ड के पास उसके नक्शे थे। उसे पता था कि हाथ में औजार लेने के लिए उसे पहले पैसे कमाने होंगे। अगले दिन उसे एक दुकान दिखी, हैरिगन एंड सन मरम्मत केंद्र। वहां सन का नाम मिटाया हुआ था, जिससे एडवर्ड को दुकान की स्थिति का अंदाजा हो गया। दुकान के बाहर एक टूटी घड़ी और एक पुरानी केतली रखी थी। मालिक कॉर्नेलियस हैरिगन एक अनुभवी इंसान थे, जिनके हाथों में सालों का तजुर्बा साफ झलकता था। उन्होंने एडवर्ड को देखा और पूछा, काम चाहिए? क्या चीजें ठीक कर लेते हो? एडवर्ड ने आत्मविश्वास से कहा, हर वो चीज जिसमें पुर्जे घूमते हों। हैरिगन ने उसे एक टूटी केतली दी। एडवर्ड ने उसे गौर से देखा और बताया कि इसे सिर्फ पैच लगाने से काम नहीं चलेगा, इसकी धातु को पहले अंदर से मजबूत करना होगा। हैरिगन उसकी समझ से प्रभावित हुए। उन्होंने शर्त रखी, $1 रोज और खाना। शाम 6 बजे के बाद एडवर्ड उनके औजार इस्तेमाल कर सकता था और अपनी कमाई खुद रख सकता था। एडवर्ड ने काम शुरू कर दिया। वह दुकान जल्द ही हर तरह की टूटी चीजों का ठिकाना बन गई। किसान, होटल और रेलवे वाले भी अपना कीमती सामान मरम्मत के लिए वहां भेजने लगे। एडवर्ड ने ब्रांड को एक ऐसा सौदा दिया जिसे वो ठुकरा नहीं सकता था, हालांकि एक पेशेवर होने के नाते उसे शक जरूर था। ब्रांड ने पूछा, तुम्हें इस ढांचे की क्या जरूरत है? तुम कोई बग्घी खरीदने वाले तो नहीं लगते? एडवर्ड ने जवाब दिया, मैं बग्घी नहीं खरीद रहा, बल्कि कुछ और बना रहा हूं। यह ढांचा बस उसकी बुनियाद है। ब्रांड ने हैरानी से पूछा, बिना घोड़े का ढांचा? तुम पागल हो? एडवर्ड ने कहा। शायद ब्रांड ने फिर अपने औजारों को देखा, टूटा हुआ ब्रेस और वो रेतियां जिन्हें ठीक करने की सख्त जरूरत थी। उसके पास काम पूरा करने के लिए सिर्फ 6 हफ्ते थे, लेकिन खराब औजारों की वजह से वो चाहकर भी सही काम नहीं कर पा रहा था। ब्रांड ने शर्त रखी, सामान के पैसे चुकाने के लिए 90 दिन मिलेंगे। एडवर्ड मान गया और उसी शाम काम शुरू कर दिया। ब्रांड की वर्कशॉप के औजारों को सुधारने में उसे 4 हफ्ते लग गए। उसने 11 औजार ठीक किए, रेतियों को धार दी और पुराने पुर्जों को बदलकर नए हिस्से लगाए। उसने हर पुर्जे को बड़ी बारीकी से सुधारा और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की। वो जानता था कि गलत तरीके से सुधारे गए औजार सालों तक काम बिगाड़ते रहते हैं। वो तब तक जुटा रहा जब तक हर औजार एकदम सही नहीं हो गया। ब्रांड पहले 2 दिनों तक चुपचाप उसे काम करते हुए देखता रहा। तीसरी शाम ब्रांड खुद कॉफी के 2 कप लाया और एक एडवर्ड के पास रख दिया। एडवर्ड के लिए यह एक अनुभवी कारीगर की तरफ से सबसे बड़ा सम्मान था। जब औजारों का काम पूरा हुआ तो ब्रांड के अहाते में एडवर्ड के लिए ढांचा, पहिए और धुरी तैयार थे, जो एक तिरपाल से ढके हुए थे। सामान की कीमत $14 थी। एडवर्ड ने सारा सामान एक हाथ गाड़ी पर लादा और उसे 3 ब्लॉक दूर उस शेड में ले गया जिसे उसने किराए पर लिया था। उसके पास अभी पैसे नहीं थे, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि उसकी यह मेहनत भविष्य में जरूर रंग लाएगी। वो शेड छोटा था और वहां सिर्फ एक खिड़की से रोशनी आती थी। रविवार को एडवर्ड ने इंजन के पुर्जे वहां पहुंचाए। उसे इंजन को दोबारा जोड़ने में 2 महीने लग गए। काम धीमा नहीं था, बल्कि वो हर चीज को इतनी बारीकी से कर रहा था कि उसमें रत्ती भर भी कमी न रह जाए। ढांचा एक साधारण हल्की बग्घी का था। एडवर्ड ने उसे सामने से छोटा कर दिया और घोड़े को जोड़ने वाला हिस्सा पूरी तरह हटा दिया। उसने एक नया फ्रंट क्रॉस मेंबर बनाया जिसमें स्टीयरिंग का सिस्टम लगाया गया था। स्टीयरिंग के लिए उसने पानी के पाइप का इस्तेमाल किया जिसे टी आकार में मोड़ा गया था। यह दिखने में साधारण था पर काम करता था। इंजन को ढांचे पर खास आइसोलेटर्स की मदद से फिट किया गया ताकि कंपन कम हो और तेज रफ्तार पर मशीन के पुर्जे ढीले न पड़े। पिछली धुरी के लिए उसने स्टील की प्लेट से एक स्प्रोकेट काटा और उसे हाथ से फिनिशिंग दी। उसने एक कबाड़ वाले से साइकिल की चेन खरीदी और 2 चेनों को आपस में जोड़कर उनकी चौड़ाई दोगुनी कर दी ताकि वो भारी वजन सह सकें। वो जानता था कि एक अकेली चेन इस मशीन का भार नहीं झेल पाएगी। ईंधन के लिए उसने मिट्टी के तेल के डिब्बे का इस्तेमाल किया और उसे तांबे की नली से इंजन से जोड़ दिया। बैठने के लिए उसने लकड़ी का तख्ता लगाया जिस पर पुरानी बग्घी की गद्दी लगा दी गई थी। पायदान चीड़ की लकड़ी के थे। न छत थी, न दीवारें और न ही मौसम से बचाव का कोई इंतजाम। दूर से देखने पर यह किसी अधूरी बग्घी जैसा लग रहा था, लेकिन एडवर्ड की नजरों में यह दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज थी। फरवरी के अंत में एक मंगलवार की शाम उसने पहला टेस्ट किया। इंजन चालू था और पिछले पहिए घूम रहे थे, लेकिन मशीन को एक जगह स्थिर रखा गया था। चेन और स्प्रोकेट सही से काम कर रहे थे और धुरी भी घूम रही थी। 10 मिनट बाद उसने इंजन के बेयरिंग और ईंधन के बहाव की जांच की। सब कुछ ठीक था। उसने मशीन बंद की और अपनी डायरी में विस्तार से नोट्स लिखे। सड़क पर पहला टेस्ट मार्च की एक रात को हुआ, जब सड़कें पूरी तरह खाली थीं। उसने मशीन को शेड से बाहर निकाला। सड़क कच्ची थी पर सूखी होने के कारण चलने लायक थी। उसने आखिरी बार चेन की जांच की, ईंधन भरा और इग्निशन सेट किया। उसने फ्लाई व्हील को घुमाया और दूसरी ही कोशिश में इंजन चालू हो गया। वो लकड़ी की सीट पर बैठ गया। पूरी मशीन कांप रही थी, ढांचा, सीट और पायदान सब में एक यांत्रिक थरथराहट थी जो उसके सीने तक महसूस हो रही थी। उसने हैंड ब्रेक छोड़ा और लीवर दबाकर चेन ड्राइव को चालू किया। मशीन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पैदल चलने की रफ्तार से मशीन आगे बढ़ी और लोहे के पहियों की आवाज कच्ची सड़क पर गूंजने लगी। उसने टी-बार हैंडल से स्टीयरिंग संभाली, जिसमें उम्मीद से ज्यादा ताकत लग रही थी।
स्टीयरिंग में अभी भी कुछ घर्षण था, लेकिन वो काम कर रही थी। वो लॉन्ड्री और दुकानों के सामने से गुजरा। उसने सोचा कि अगर हैरागन उसे इस हाल में देखता तो क्या कहता। तभी एक मोड़ पर चेन उतर गई। इंजन एक पल के लिए तेजी से गरजा और फिर एडवर्ड ने उसे बंद कर दिया। मशीन धीरे से उसने नीचे उतरकर चेन को वापस चढ़ाया और उसे कस दिया। इसमें उसे सिर्फ 4 मिनट लगे। वो फिर से मशीन पर बैठा, इंजन चालू किया और 2 ब्लॉक और चलकर वापस शेड की तरफ मुड़ गया। उसने कुल 3 ब्लॉक की दूरी 11 मिनट में तय की थी। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी मौजूद था जिसने उसे गुजरते हुए देखा। उसने बेरुखी से कहा, लगता है घोड़ा खराब हो गया है। एडवर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मशीन को वापस शेड में खड़ा किया और वहीं जमीन पर बैठकर हिसाब लगाने लगा। मशीन चल रही थी और ढांचा भी मजबूत था, लेकिन चेन और स्टीयरिंग में सुधार की जरूरत थी। अभी तक पैटेंट फाइल नहीं हुआ था और जेब में सिर्फ $4 बचे थे। महीने के 18 दिन अभी बाकी थे। उसने सोचा, किसी ने मुझे नहीं देखा। इंजन धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। शेड की दीवार के पास उसे सड़क पर घोड़ों के चलने की आवाज सुनाई दी। यह वो आवाज थी जो सदियों से यातायात का प्रतीक थी, लेकिन एडवर्ड को यकीन था कि अब यह बस कुछ ही सालों की मेहमान है। तभी उसे बाहर गाड़ियों के आने की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजे की दरार से देखा कि 3 भारी वैगन उत्तर की ओर जा रहे थे। उन पर नया पेंट था और डैनफोर्थ कंपनी का सूरज और घोड़े की नाल वाला निशान चमक रहा था। उन वैगनों के पीछे एक शानदार खुली बग्घी थी। उसने कंपनी मैनेजर के साथ एडवर्ड ने एल्डिस वेब को पहचाना। उनके साथ एक 11 साल का लड़का भी था जिसने महंगा कोट पहना हुआ था। वो लड़का सड़क को ऐसे देख रहा था जैसे वो सब कुछ उसी का होने वाला हो। जब बग्घी शेड के सामने पहुंची तो चार्ल्स डैनफोर्थ ने दरवाजे की दरार की तरफ देखा। एडवर्ड को नहीं पता था कि वो अंदर दिख रहा है या नहीं, क्योंकि शेड में अंधेरा था। लेकिन चार्ल्स ने सीधे उसकी तरफ देखा, जैसे उसे पता हो कि एडवर्ड वहीं है। 3 सेकंड तक उनकी नजरें मिली, फिर चार्ल्स ने बेरुखी से अपना चेहरा घुमा लिया। यह वही अंदाज था जो वर्जीनिया ने उसे बचपन से सिखाया था। बग्घी और वैगन आगे बढ़ गए और डैनफोर्थ कंपनी का वो काफिला अंधेरे में ओझल हो गया। एडवर्ड कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहा। उसे समझ आ गया कि उन्हें उसके यहाँ होने का पता है। वर्जीनिया उस पर नजर रख रही थी। उसने सोचा, ठीक है, उन्हें देखने दो। वो वापस अंदर गया और अपनी नोटबुक उठाकर सुधार के स्केच बनाने लगा। जब एडवर्ड शेड पर पहुंचा तो वहां एक आदमी खड़ा था। उसकी उम्र करीब 40 साल थी और वो कदकाठी से एक मैकेनिक लग रहा था। वो दरवाजे को बड़े गौर से देख रहा था, जैसे उसकी मजबूती की जांच कर रहा हो। उसका कोट पुराना पर साफ था और उसके जूते किसी माहिर कारीगर के सुधारे हुए लग रहे थे। एडवर्ड को देखते ही उसने कहा, तो तुम ही हो वो जिसके पास बिना घोड़े वाली गाड़ी है। यह कोई सवाल नहीं बल्कि एक हकीकत थी। एडवर्ड ने पूछा, तुम्हें किसने बताया? उस आदमी ने कहा, एक शराबी ने बताया कि उसने सड़क पर एक टूटा हुआ घोड़ा देखा है। मुझे लगा या तो यह सच है या वो पहले से ज्यादा नशे में है। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम ऑस्कर वाइस है। मैंने 11 साल रेलवे में काम किया, जब तक कि उन्होंने जर्मन लोगों को निकालना शुरू नहीं किया। फिलहाल मैं बेरोजगार हूँ। एडवर्ड ने उससे हाथ मिलाया। उसकी पकड़ मजबूत और सधी हुई थी, जैसी एक अनुभवी कारीगर की होती है। एडवर्ड ने शेड का दरवाजा खोला। वाइस अंदर गया और करीब 1.5 मिनट तक बिना कुछ बोले मशीन को देखता रहा। उसने ढांचे, चेन ड्राइव और इंजन की बारीकी से जांच की। उसने झुककर पिछली धुरी को देखा और फिर इंजन के पुर्जों को गौर से परखा। उसने किसी चीज को छुआ नहीं, बस खड़ा होकर देखता रहा। फिर उसने कहा, पिस्टन का क्लियरेंस गलत है। एडवर्ड ने जवाब दिया, मुझे पता है। वाइस ने आगे कहा, चेन को रोकने का तरीका भी बस कामचलाऊ है, इसका पक्का इलाज चाहिए। एडवर्ड ने कहा, मुझे यह भी पता है। क्रैंकशाफ्ट का संतुलन भी बस अंदाजे से किया गया है। फिर उसने वाइस की आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम सिर्फ कमियां गिनाना चाहते हो या मेरे साथ काम करना चाहते हो? वाइस ने खामोश रहा। तुम बदले में क्या दोगे? एडवर्ड ने कहा, बिजनेस में 8% हिस्सा। वाइस बोला, अभी तो कोई बिजनेस है ही नहीं। एडवर्ड ने कहा, अभी सिर्फ एक शेड और मशीन है, लेकिन आगे चलकर यह बहुत कुछ बनने वाला है। एडवर्ड के पहुंचते ही ऑस्कर उसे आगाह करता है। वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। ऑस्कर ने तुरंत कहा, दिमाग तुम्हारा होगा और शरीर उसका। लोग सिर्फ उसका नाम देखेंगे, जबकि असली कारीगर पर्दे के पीछे ही रह जाएगा। $800 की रकम पर ऑस्कर जानता था कि $800 की कीमत क्या है, पर उसे ये सौदा पसंद नहीं था। एडवर्ड ने कार्ड की ओर देखा और कहा, फिलहाल के लिए यही सही है। अगली सुबह फेरारी के साथ मीटिंग हुई, जो करीब 40 मिनट चली। तय ये हुआ कि एडवर्ड इंजन बनाएगा और फेरारी बाकी सब गाड़ियां फेरारी के नाम से ही बेची जाएंगी। एडवर्ड को हर इंजन के $15 और वर्कशॉप के लिए $30 महीना मिलेंगे। ये $800 की रकम पहले 25 इंजनों के लिए एडवांस थी। एडवर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ा। फेरारी एक गाड़ी कम से कम $400 में बेचने वाला था। उसे इस कीमत की आदत थी और उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ ये बात कही थी। हर मशीन पर मुनाफा करीब $350 से $380 के बीच था, जबकि एडवर्ड का हिस्सा 4% से भी कम था। फेरारी ने उसे एक पार्टनर नहीं बल्कि सिर्फ एक ऊर्जा बनाने वाला समझा था। एडवर्ड ने दस्तखत कर दिए क्योंकि उसे बहस से ज्यादा पैसों की जरूरत थी। फेरारी ने उससे हाथ मिलाया जैसे उसने कोई बढ़िया खरीदारी की हो। एडवर्ड को फैक्ट्री के एक कोने में 800 स्क्वायर फीट की जगह दी गई, जहां बेहतरीन मशीनें और ढलाई के लिए फाउंड्री की सुविधा थी। ये एडवर्ड के अब तक के करियर की सबसे अच्छी वर्कशॉप थी। पहली सुबह वो मशीनों को बस देखता रहा और हिसाब लगाता रहा कि अब वो क्या क्या बना सकता है। ऑस्कर ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, इन मशीनों से दिल मत लगा लेना, ये तुम्हारी नहीं है। एडवर्ड ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं। फेरारी की शर्त साफ थी, उसे मौजूदा इंजन से दोगुनी ताकत चाहिए थी, वो भी लगभग उसी साइज में। उसके ग्राहक रफ्तार चाहते थे। फेरारी अपनी गाड़ियों को अब और भी दमदार बनाना चाहता था। एडवर्ड ने 4 दिनों तक सिर्फ ड्राइंग बनाई। उसने 2 सिलेंडरों वाला इंजन डिजाइन किया।
ये सिर्फ 2 इंजनों को जोड़ना नहीं था, क्योंकि वैसा करने से कंपन बढ़ जाता और गाड़ी 1 महीने में ही टूट जाती। सिलेंडरों को एक खास क्रम में चलना था ताकि कंपन कम हो। ये सिर्फ गणित नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग की बारीकी थी। डिजाइन में छोटी सी गलती का मतलब था सड़क पर तेज रफ्तार में बड़ा हादसा। एडवर्ड 4 दिनों तक हिसाब लगाता रहा। ऑस्कर उसे काम करते देखता और बीच बीच में सवाल पूछकर कमियां बताता। ये ऑस्कर का तरीका था एडवर्ड को सही नतीजे तक पहुंचाने का। एडवर्ड ने ऑस्कर के सुझावों के हिसाब से डिजाइन में बदलाव किए। चौथे दिन जब ऑस्कर ने सवाल पूछना बंद कर दिया, तो एडवर्ड समझ गया कि डिजाइन एकदम सही है। अब मशीनों पर काम शुरू हुआ। सिलेंडर ब्लॉक की ढलाई फेरारी की फाउंड्री में हुई। क्रैंकशाफ्ट बनाना सबसे मुश्किल काम था, जिसे ऑस्कर ने खुद संभाला। इसमें 3 दिन की कड़ी मेहनत और बारीकी लगी। जब पहली बार 2 सिलेंडरों वाला इंजन चालू हुआ, तो उसकी आवाज ही अलग थी, गहरी और दमदार। एडवर्ड के हिसाब के मुताबिक इसमें कंपन भी बहुत कम था। ऑस्कर ने सिर्फ सुनकर ही बता दिया कि दूसरे सिलेंडर की टाइमिंग में मामूली सी कमी है। एडवर्ड ने उसे ठीक किया और इंजन की आवाज और भी सुरीली हो गई। ऑस्कर के लिए ये एक बड़ी कामयाबी थी। फेरारी ने उस इंजन को अपनी सबसे बेहतरीन गाड़ी में लगवाया, गहरे हरे रंग की शानदार गाड़ी, जिसमें चमड़े की सीटें और रबर के टायर थे। ये उसके कारीगरों का सबसे बेहतरीन काम था। फेरारी ने खुद उसे चलाकर देखा। वो कोई इंजीनियर नहीं, बल्कि एक व्यापारी था, पर उसे रफ्तार का फर्क साफ महसूस हुआ। नई गाड़ी पुराने मॉडल से दोगुनी तेज थी। फेरारी के चेहरे के भाव अब बदल चुके थे। अब वो एडवर्ड को एक अलग नजर से देख रहा था। उसने कहा, मुझे ऐसे 100 इंजन चाहिए। एडवर्ड ने हामी भरी। फेरारी ने बताया कि वो आज रात ही इसे कुछ खास खरीदारों को दिखाने वाला है। एडवर्ड ने हिसाब लगाया। 100 इंजनों के उसे $1,500 मिलेंगे, जबकि फेरारी $40,000 से ज्यादा कमाएगा। यानी एडवर्ड को होने वाली कुल कमाई का सिर्फ 3% ही मिल रहा था। ऑस्कर ने उसे ये नाइंसाफी याद दिलाई, तो एडवर्ड ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन इन $800 की वजह से मुझे इस फैक्ट्री और मशीनों का इस्तेमाल करने का मौका मिला है। एडवर्ड यहां सिर्फ काम नहीं कर रहा था, बल्कि सीख भी रहा था। उसने शाम के वक्त के लिए एक दूसरी छोटी सी जगह किराए पर ले रखी थी, जहां वो अपने खुद के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो जगह बहुत छोटी थी, जहां उसने एक पुरानी मशीन लगा रखी थी। ऑस्कर को इस बारे में पहले से पता था, क्योंकि वो एडवर्ड के हाथों पर लगी ग्रीस के फर्क को पहचानता था। वहां एडवर्ड एक 3 सिलेंडर वाले इंजन का डिजाइन बना रहा था। ये फेरारी के इंजन से कहीं ज्यादा हल्का और ताकतवर था। इसमें एक नया इग्निशन सिस्टम था जो सबसे अलग था। फेरारी की गाड़ियों को बैटरी की जरूरत थी, लेकिन एडवर्ड का नया इंजन खुद अपनी बिजली पैदा करने वाला था। ये तकनीक उसे बाहरी बिजली के स्रोत से आजाद कर देती। एडवर्ड ने तय किया था कि जब तक वो फेरारी के 100 इंजन पूरे करेगा, तब तक उसका अपना नया और बेहतर इंजन भी तैयार हो जाएगा। उसके पास खुद की वर्कशॉप और अपना काम शुरू करने के लिए पैसे होंगे। 2 साल में फेरारी के ये इंजन पुराने पड़ जाएंगे। एडवर्ड ने कहा, मैंने फेरारी को वही दिया जिसका वादा किया था, लेकिन शाम को मैं जो करता हूं, वो मेरा अपना है। ऑस्कर उसे गौर से देखता रहा और फिर अपना कोट उठाकर बोला, चलो, मुझे लगता है तुम्हें मदद की जरूरत होगी। एडवर्ड हैरान था कि ऑस्कर को सब पता था और वो फिर भी चुप रहा। ऑस्कर ने कहा, मैं देखना चाहता था कि तुम मुझे कब बताते हो। दोनों साथ निकल पड़े। पीछे फैक्ट्री में खड़ी वो शानदार गाड़ी अब पुरानी लगने लगी थी, क्योंकि भविष्य कहीं और बन रहा था। 3 महीनों में एडवर्ड ने 40 इंजन बना लिए थे। डेट्रॉइट की सड़कों पर फेरारी के नाम की गाड़ियां दौड़ने लगी थीं। अखबारों में फेरारी की दूरदर्शिता और उसकी फैक्ट्री की तारीफें छप रही थीं। हर जगह सिर्फ फेरारी का नाम था। एडवर्ड का नाम कहीं नहीं था, लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था। वो इन खबरों को अपनी प्रेरणा बना रहा था और अपने नए इंजन पर काम जारी रखा। एडवर्ड की तीसरी पीढ़ी का इंजन लगभग तैयार था। ऑस्कर ने उसका क्रैंकशाफ्ट पूरा कर लिया था। ये डिजाइन फेरारी के किसी भी मॉडल से कहीं ज्यादा उन्नत और ताकतवर था। तभी खबर मिली कि फैक्ट्री के 2 पुराने वर्करों को निकाल दिया गया है। एडवर्ड ने इस बात को नोट किया और अपने काम में लगा रहा, पर उसे असली वजह नहीं पता थी। चार्ल्स डैनफोर्थ अभी सिर्फ 13 साल का था, लेकिन अपनी मां वर्जीनिया से बिजनेस के गुर सीख रहा था। वर्जीनिया उसे सिखा रही थी कि कैसे खतरों को पहचाना और खत्म किया जाता है। वर्जीनिया के लिए एडवर्ड एक समस्या था। एक ऐसी छोटी समस्या जो वक्त रहते न सुलझाई गई तो आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन सकती थी। उन 2 वर्करों को निकालने के पीछे भी एक मकसद था। वर्जीनिया ने चार्ल्स को समझाया कि बिजनेस में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। एडवर्ड की काबिलियत ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थी,
जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। एडवर्ड ने 3 लोगों को काम पर रखा। 20 साल का जोसेफ, जिसने पंप की दुकान में काम सीखा था और अपने बनाए औजारों के साथ आया था। 24 साल का थॉमस, जिसके हाथ अपनी उम्र से कहीं ज्यादा हुनरमंद थे। उसने सिंसिनाटी में वैज्ञानिक उपकरण बनाना सीखा था। वैज्ञानिक उपकरणों में बारीकी की जरूरत बग्घियों से कहीं ज्यादा होती है। एडवर्ड ने उन्हें ड्राइंग दिखाई। वह उस पल का इंतजार कर रहा था जब कागज की लकीरें उनके दिमाग में हकीकत बन जाएं और वे समझ सकें कि पुर्जे आपस में कैसे काम करेंगे। मार्कस को यह समझने में सिर्फ 30 सेकंड लगे। जोसेफ को 2 मिनट और 4 सवाल पूछने पड़े। थॉमस काफी देर तक ड्राइंग देखता रहा और फिर एक खास हिस्से पर उंगली रखकर बोला, इस सतह को सिर्फ तराशना नहीं बल्कि घिसकर चिकना करना होगा। वह बिल्कुल सही था। एडवर्ड ने भी यही सोचा था। सेंट एंटोनी स्ट्रीट पर वह जो इंजन बना रहा था वह उसकी तीसरी पीढ़ी का मॉडल था। इसे उसने पिछले 4 महीनों में विकसित किया था, जबकि वह फेरारी का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा कर रहा था। इसमें 3 सिलेंडर थे, जिससे इंजन का संतुलन बेहतर रहता था। इसमें फोर्स्ड वाटर कूलिंग थी, जिससे इंजन के गर्म होने की समस्या खत्म हो गई। साथ ही इसमें मैग्नेटो इग्निशन था, जिससे इंजन बिना किसी बाहरी बैटरी के खुद अपनी बिजली पैदा कर सकता था। मैग्नेटो बनाने में एडवर्ड को सबसे ज्यादा मेहनत लगी। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत पुराना था, लेकिन इसे एक छोटे और तेज चलने वाले इंजन में इस्तेमाल करना बिल्कुल नया था। यहाँ टाइमिंग का सटीक होना बहुत जरूरी था। पिस्टन की हरकत के साथ बिल्कुल सही समय पर निकलना होता है। अगर यह जरा भी जल्दी या देर से हुआ तो इंजन की ताकत बेकार चली जाएगी। बैटरी सिस्टम में इसे तार हिलाकर ठीक किया जा सकता है, लेकिन मैग्नेटो में इसकी बनावट ही सब कुछ है। अगर बनावट में गलती हुई तो उसे दोबारा बनाना पड़ता है। एडवर्ड ने इसे 4 बार बनाया और 5वां मॉडल आखिरकार कामयाब रहा। 6 घंटे के कड़े टेस्ट के बाद उसने गुरुवार को सेंट एंटोनी में अपनी प्रोडक्शन लाइन तैयार की। उसने 14 फीट लंबी मेज को 7 स्टेशनों में बांटा। हर स्टेशन पर एक खास काम होना था और काम बाएं से दाएं की ओर बढ़ता। पहले स्टेशन पर सिलेंडर ब्लॉक की तैयारी और जांच होती और दूसरे पर पिस्टन फिट किए जाते। तीसरे स्टेशन पर क्रैंकशाफ्ट, चौथे पर वाल्व और टाइमिंग का काम होता। 5वें पर मैग्नेटो फिट किया जाता, 6ठे पर कूलिंग सिस्टम की जांच होती और 7वें स्टेशन पर इंजन को पूरी तरह जोड़कर उसका अंतिम टेस्ट किया जाता। ऑस्कर उसे चौक से निशान लगाते हुए देख रहा था। उसने कहा कि यह तरीका कपड़ा बुनने वाली मशीनों और बंदूकों के कारखानों में तो चलता है, पर इंजन के लिए। एडवर्ड ने 7वें स्टेशन पर निशान लगाते हुए जवाब दिया। उसने फेरारी की वर्कशॉप में देखा था कि कैसे 14 स्टेशनों पर काम होता है। ऑस्कर का मानना था कि इंजन बनाना बहुत बारीकी का काम है। एडवर्ड ने समझाया कि इसीलिए हर स्टेशन पर सिर्फ एक ही काम होगा, ताकि गलती की गुंजाइश न रहे। अब सिर्फ पिस्टन फिट करेगा। 1 हफ्ते में वह इस काम में इतना माहिर हो जाएगा कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऑस्कर ने चौक की लकीरों को देखा और समझ गया कि अगर पिछले स्टेशन से काम गलत आया तो वह आगे नहीं बढ़ेगा। ऑस्कर ने सुझाव दिया कि तीसरे स्टेशन को थोड़ा और चौड़ा होना चाहिए ताकि औजारों के लिए जगह रहे। एडवर्ड ने तुरंत बदलाव किया। ऑस्कर ने हाथ पोंछते हुए अपनी सहमति दे दी। उन्होंने तय किया कि 1 महीने तक ऐसे ही काम करेंगे। 1 महीने बाद नतीजे सामने थे। पहले हफ्ते में 3 इंजन बने और चौथे हफ्ते तक यह संख्या 9 तक पहुंच गई। ऑस्कर ने इन आंकड़ों को देखा और खामोश रहा, जो उसकी खुशी जाहिर करने का तरीका था। 5वें हफ्ते में फेरारी को इस वर्कशॉप का पता चल गया। रॉबर्ट हेस नाम का एक मैकेनिक फेरारी को खबरें दे रहा था। एक बुधवार दोपहर फेरारी अचानक वर्कशॉप पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किसी बड़े फैसले की ओर इशारा कर रही थी। उसने वर्कशॉप का मुआयना किया, काम करते मैकेनिकों को देखा और शेल्फ पर रखे 9 तैयार इंजनों को भी। 15 सेकंड में ही उसने पूरा गणित समझ लिया और एडवर्ड की तरफ मुड़कर बोला, तुमने हमारा समझौता तोड़ा है। उसने आरोप लगाया कि एडवर्ड ने उसके पैसे और संसाधनों का इस्तेमाल एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी खड़ी करने के लिए किया है। एडवर्ड ने शांति से जवाब दिया कि उसने हर इंजन समय पर डिलीवर किया है और उसने कभी कोई तारीख मिस नहीं की। एडवर्ड ने कहा कि उसने यह सब अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है और कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि वह अपना काम नहीं कर सकता। फेरारी अपना आपा खोने वालों में से नहीं था, वह बस बिल्कुल शांत खड़ा रहा। जब फेरारी ने कोर्ट जाने की धमकी दी तो एडवर्ड ने कहा कि कानूनन उसने कुछ गलत नहीं किया है। उसने सिर्फ अपनी तनख्वाह से एक नया कारोबार शुरू किया है। एडवर्ड ने आगे कहा कि जब तक वकील कागज तैयार करेंगे तब तक ये इंजन बिक चुके होंगे। ये इंजन डैनफोर्थ के नाम से बेचे जाएंगे और इनकी परफॉर्मेंस फेरारी के इंजनों से कहीं बेहतर होगी। डैनफोर्थ नाम सुनते ही फेरारी के तेवर बदल गए। डेट्रॉइट में इस नाम की अपनी एक साख थी। अखबारों में भी डैनफोर्थ के इंजनों की चर्चा होने लगी थी। फेरारी समझ गया कि एडवर्ड का इंजन उसके मुकाबले कहीं बेहतर है। वह चुपचाप सब कुछ देख रहा था और मन ही मन हिसाब लगा रहा था। फेरारी ने कहा, तुम मेरा कारोबार बंद करवा दोगे? यह कोई इल्जाम नहीं बल्कि एक हकीकत थी। एडवर्ड ने जवाब दिया, मैं बस बेहतर इंजन बना रहा हूं, आगे क्या करना है यह आपका फैसला है। फेरारी बिना कुछ कहे वहां से चला गया। एडवर्ड ने रॉबर्ट हेस को नौकरी से निकाल दिया। उसने मार्कस से कहा कि उसे हफ्ते भर के पैसे देकर विदा कर दो। मार्कस हैरान था कि एडवर्ड को सब पता था। एडवर्ड ने कहा कि वह इंसान के बर्ताव से ही उसकी नीयत भांप लेता है। एडवर्ड ने अपना काम जारी रखा। फेरारी के पास पैसा और फैक्ट्री तो थी, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो इस तीसरी पीढ़ी के इंजन की नकल कर सके। उसने एडवर्ड के कुछ मैकेनिकों को लालच देकर बुला लिया, पर एडवर्ड ने बाकियों की तनख्वाह बढ़ा दी। नए कर्मचारियों से एक कानूनी समझौता कराया गया ताकि वे वर्कशॉप की तकनीक बाहर न बता सकें। फेरारी ने उन मैकेनिकों की मदद से इंजन की नकल करने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने स्टेशन का काम पता था।
एडवर्ड ने जानबूझकर काम को इस तरह बांटा था कि कोई भी अकेला इंसान पूरा इंजन न बना सके। फेरारी का बनाया इंजन सिर्फ 40 सेकंड ही चल पाया क्योंकि उसकी मैग्नेटो टाइमिंग गलत थी। एडवर्ड को यह खबर एक सप्लायर से मिली। उसने इसे अपनी डायरी में दर्ज किया और काम जारी रखा। महीने के अंत तक 12 इंजन तैयार थे, जिनमें से 3 सीधे ग्राहकों को बेचे जा चुके थे। इन ग्राहकों में एक बैंकर, एक व्यापारी और एक डॉक्टर शामिल थे। सीधे सेल से $620 की कमाई हुई। फेरारी पर अभी भी $340 बकाया थे। एडवर्ड के पास अब $1200 नकद थे। फेरारी अब कानूनी और तकनीकी रूप से पिछड़ चुका था। लेकिन चार्ल्स डैनफोर्थ पिछले 7 हफ्तों से खामोश था और यही बात एडवर्ड को परेशान कर रही थी। ऑस्कर भी इस बात से सहमत था। 6 महीने पहले उनके पास सिर्फ एक इंजन था और आज 12 तैयार खड़े थे। ऑस्कर ने कहा कि चार्ल्स की खामोशी का मतलब है कि वह किसी बड़ी चाल की तैयारी में है। एडवर्ड ने भी यही सोचा था। एडवर्ड ने तय किया कि चार्ल्स के कुछ करने से पहले उन्हें अपनी पहुंच बढ़ानी होगी। उसने अपनी डायरी में दूसरी वर्कशॉप के बारे में लिखना शुरू किया। ऑस्कर को एक जरूरी काम से वाशिंगटन भेजा गया। एडवर्ड ने डायरी बंद की और तय किया कि चार्ल्स के कुछ करने से पहले उन्हें अपनी पहुंच बढ़ानी होगी। उसने नए पन्ने पर दूसरी वर्कशॉप लिखा। ऑस्कर सोमवार को वाशिंगटन के लिए रवाना हुआ। उसके पास पेटेंट के कागजात और हैरियन का दिया हुआ लेदर केस था। एडवर्ड ने डायरी बंद की और तय किया कि चार्ल्स के कुछ करने से पहले उन्हें अपनी पहुंच बढ़ानी होगी। उसने नए पन्ने पर दूसरी वर्कशॉप लिखा। ऑस्कर सोमवार को वाशिंगटन के लिए रवाना हुआ। उसके पास पेटेंट के कागजात और हैरियन का दिया हुआ लेदर केस था। इस आवेदन में तीसरी पीढ़ी के इंजन की पूरी जानकारी थी। हैरियन ने यह केस देते समय एडवर्ड से कहा था कि अपनी मेहनत को किसी बेवकूफी में बर्बाद मत करना। यह इंजन 3 सिलेंडरों वाला था, जो एडवर्ड की सबसे बड़ी कामयाबी थी। ऑस्कर स्टेशन 3 पर क्रैंकशाफ्ट बेरिंग की जांच कर रहा था। बिना ऊपर देखे उसने कहा, वे पेटेंट खरीदकर हमें 15 साल के लिए बंद करना चाहते थे। $10,000 का प्रस्ताव था। ऑस्कर कुछ पल चुप रहा। यह रसूखदार लोगों का असली ऑफर है। यह चार्ल्स का कोई खेल नहीं, बल्कि सीने और बड़े सप्लायर से जुड़े लोग हैं। ऑस्कर ने बेरिंग नीचे रखी और एडवर्ड की ओर देखा। हमें एक बात समझनी होगी। चार्ल्स एक बिगड़ा हुआ लड़का है जिसके पास बिना मेहनत की दौलत है। वह एक बिना सिखाए कुत्ते की तरह खतरनाक है, बिना किसी रणनीति के। लेकिन हैंस अलग है। उसके पास एक सोची समझी चाल है और उसे अंजाम देने के साधन भी। ऑस्कर ने फिर से काम शुरू किया और कहा, हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। एडवर्ड बोला, मैं इसे गंभीरता से ले रहा हूं, बस मैं रुकने वाला नहीं हूं। ठीक 11 दिन बाद दबाव शुरू हुआ। कोवाल्स्की मेटल्स, जो एडवर्ड को स्टील सप्लाई करता था, उसने हाथ खड़े कर दिए। कोवाल्स्की ने एडवर्ड से मिलने तक से मना कर दिया। उसके फोरमैन ने माफी मांगते हुए बताया कि उनके सबसे बड़े ग्राहक ने इशारा किया है कि वे एडवर्ड जैसे कुछ खास लोगों को माल न दें। फोरमैन ने नाम नहीं लिया, पर एडवर्ड को सब समझ आ गया था। 3 दिनों के भीतर एडवर्ड ने टोलेडो में एक नया सप्लायर ढूंढ लिया। लागत 14% बढ़ गई और डिलीवरी में भी देरी होने लगी। एडवर्ड ने उत्पादन के समय में बदलाव किया और इंजन की कीमत $8 बढ़ा दी ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। अगले हफ्ते एक और सप्लायर ने दाम बढ़ा दिए। एडवर्ड को इसकी उम्मीद थी। उसने पिट्सबर्ग की एक बड़ी फाउंड्री से संपर्क किया जो नए ग्राहकों की तलाश में थी। हफ्ते भर में वहां से सकारात्मक जवाब आ गया। लेकिन तभी बुधवार को शहर का फायर इंस्पेक्टर अपनी फाइल लेकर आधमका और कमियां निकालने लगा। उसने 3 उल्लंघन बताए, सामान रखने की जगह कम होना, पानी की बाल्टियों की कमी और निकास द्वार में रुकावट। उसने चेतावनी दी कि 5 दिनों के भीतर इन्हें ठीक न किया गया तो फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी। एडवर्ड खुद इंस्पेक्टर के साथ पूरी बिल्डिंग में घूमा। 2 कमियां तो वाकई सही थीं, जिन्हें एडवर्ड पहले ही ठीक करना चाहता था। लेकिन पानी की बाल्टियों वाला नियम इंस्पेक्टर की अपनी सख्त व्याख्या थी। एडवर्ड ने हार नहीं मानी और 4 दिनों के भीतर सब कुछ दुरुस्त कर दिया। इंस्पेक्टर ने दोबारा जांच की और सर्टिफिकेट दे दिया। शुक्रवार को बैंक से भी बुरी खबर आई। डेट्रॉइट सिटी सेविंग्स बैंक ने एडवर्ड के $3,000 के लोन आवेदन को खारिज कर दिया। पत्र पर मैनेजर के बजाय असिस्टेंट मैनेजर के दस्तखत थे, जिसका मतलब था कि फैसला ऊपर से लिया गया था। शाम को जब एडवर्ड ने ऑस्कर को वह पत्र दिखाया तो ऑस्कर बोला, हैंस धीरे धीरे चाल चल रहा है। 4 हफ्तों से दबाव बनाया जा रहा था। कुछ भी विनाशकारी नहीं था, बस हर काम को जरूरत से ज्यादा मुश्किल बनाया जा रहा था। एडवर्ड बोला, वह हमें बर्बाद नहीं बल्कि महंगा बनाना चाहता है। एडवर्ड ने हिसाब लगाया, स्टील का इंतजाम हो गया, लोन के बिना भी फिलहाल काम चल जाएगा और इंस्पेक्शन भी क्लियर है। उसने कहा, अभी वह सफल नहीं हुआ है। फिर वह रुका और बोला, मैं चार्ल्स पर नजर रख रहा हूं। वह 10 हफ्तों से खामोश है। नवंबर की एक गुरुवार रात 2 बजे आग लग गई। एडवर्ड फैक्ट्री में नहीं था, वह पास ही किराए के कमरे में था। रोशनी दिखने से पहले ही उसे धुएं की गंध आ गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। यह वैसी ही आहट थी जिसका उसे अंदेशा था। फैक्ट्री के दक्षिण पूर्वी कोने में गोदाम था, जो मुख्य हिस्से से एक ईंट की दीवार और 2 लोहे के दरवाजों से अलग था। जब एडवर्ड वहां पहुंचा, आग पूरी तरह फैल चुकी थी। खिड़कियां नारंगी हो गई थीं और छत गिरने ही वाली थी। किसी ने जानबूझकर गोदाम के लोहे के दरवाजे खुले छोड़ दिए थे ताकि आग मुख्य हिस्से तक पहुंच सके। एडवर्ड धुएं के बीच अंदर घुसा। गोदाम को बचाना अब मुमकिन नहीं था। वहां 40 तैयार इंजन और हफ्तों का स्टील स्टॉक रखा था जो सब जल रहा था। उसने तुरंत दोनों लोहे के दरवाजे बंद कर दिए ताकि मुख्य फैक्ट्री बच सके। फिर वह मुख्य फ्लोर पर गया। वहां 12 स्टेशन, खराब मशीनें और सारे औजार रखे थे। उसने अंधेरे और धुएं में हर मशीन को छूकर देखा। सब कुछ सुरक्षित था। आग सिर्फ गोदाम तक सीमित थी। वह बाहर आया और फायर ब्रिगेड का इंतजार करने लगा। गोदाम 2 घंटे तक जलता रहा, लेकिन मुख्य इमारत खड़ी रही। सुबह 6 बजे जब सूरज निकला तो गोदाम सिर्फ एक जला हुआ ढांचा रह गया था। फायर ब्रिगेड के कप्तान को दीवार के पास तेल के निशान मिले। उसे यकीन था कि यह आग जानबूझकर लगाई गई थी। उसने अपनी रिपोर्ट में आगजनी का जिक्र किया।
जांच के लिए आए डिटेक्टिव ने एडवर्ड से 40 मिनट बात की और अपनी मजबूरी जाहिर की। डिटेक्टिव ने समझाया कि बिना किसी गवाह के रसूखदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल है। वह जानता था कि जब आरोपी डैनफोर्थ जैसे बड़े नाम हो तो कानून के हाथ बंध जाते हैं। एडवर्ड ने उसे धन्यवाद दिया और फैक्ट्री के अंदर चला गया। नुकसान का हिसाब लगाया गया। 40 इंजन और कच्चा माल मिलाकर करीब $2,800 का घाटा हुआ था। एडवर्ड के खाते में सिर्फ $400 बचे थे। उसने ये आंकड़े अपनी डायरी में लिखे और थॉमस से सभी मजदूरों को इकट्ठा करने को कहा। सुबह 7 बजे 34 मजदूर वहां मौजूद थे। एडवर्ड उनके सामने खड़ा हुआ और बोला, आप जानते हैं क्या हुआ है? गोदाम खत्म हो गया, लेकिन हमारी मशीनें और औजार सुरक्षित हैं। मेरे पास सिर्फ $400 बचे हैं और 5 दिन में सैलरी देनी है। उसने साफ कहा, जो जाना चाहता है मैं समझ सकता हूं। उसे उसका बकाया अभी मिल जाएगा। उसने एक रकम बताई, लेकिन जो अगले महीने के अंत तक रुकेगा उसे न केवल सैलरी मिलेगी बल्कि मुनाफे में हिस्सेदारी भी दी जाएगी। 7 लोग काम छोड़कर चले गए। एडवर्ड ने ऑफिस में एक एक करके उन्हें पैसे दिए और हाथ मिलाया। बाकी 27 मजदूर वहीं डटे रहे। एडवर्ड वापस आया और बोला, हम 8 बजे काम शुरू करेंगे। थॉमस, स्टेशन 2 के लिए नए औजार निकालो। बाकी सब अपने काम पर लग जाएं। इसके बाद एडवर्ड सीधे फ्रेडरिक ब्रांड के पास गया। ब्रांड एक पुराने ख्यालात का गाड़ी बनाने वाला था जो सुबह जल्दी काम शुरू करता था। एडवर्ड को देखते ही उसने कहा, मैंने आग के बारे में सुना। एडवर्ड बोला, मुझे तुरंत गोदाम के लिए जगह चाहिए। ब्रांड ने सौदेबाजी शुरू की। एडवर्ड ने उसे मुनाफे में 17% हिस्सेदारी और उसकी बिल्डिंग की छत मरम्मत कराने का वादा किया। सौदा तय हो गया। इसके बाद एडवर्ड अखबार के दफ्तर पहुंचा और मर्फी को पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे पुरानी ट्रांसपोर्ट कंपनियां नई तकनीक को रोकने के लिए आगजनी का सहारा ले रही हैं। उसने चार्ल्स का नाम नहीं लिया, पर मर्फी सब समझ गया। शुक्रवार को खबर छपी और सोमवार तक फैक्ट्री में 3 नए ऑर्डर आ गए। एडवर्ड के पास अब $1,800 थे। गोदाम किराए पर मिल चुका था और काम जोरों पर था। वह ऑफिस की खिड़की से मजदूरों को काम करते देख रहा था। इंजन बन रहे थे, पहिए घूम रहे थे। उन्होंने गोदाम जलाया था, पर हौसला नहीं। उसने अपनी डायरी में लिखा, अगली बिल्डिंग आग से सुरक्षित होनी चाहिए और रात में गार्ड भी। उसने यह भी लिखा कि चार्ल्स अब आग तक उतर आया है, आगे कुछ और करेगा। एडवर्ड ने खुद से कहा, एक फैक्ट्री सिर्फ एक वर्कशॉप है, 2 फैक्ट्रियां एक सिस्टम है और 3 फैक्ट्रियों को रोकना नामुमकिन है। यह उसके लिए कोई दर्शन नहीं बल्कि एक लक्ष्य था। अब उसे 2 और फैक्ट्रियां चाहिए थीं। उसकी फैक्ट्री अब हर हफ्ते 23 इंजन बना रही थी। पिछले 2 सालों में उसने 12 पेटेंट अपने नाम कर लिए थे। इन पेटेंटों ने उसकी तकनीक को चारों तरफ से सुरक्षित कर दिया था। अब अगर कोई और ऐसा इंजन बनाना चाहता तो उसे या तो नई खोज करनी पड़ती या एडवर्ड को मोटी रकम देनी पड़ती। एडवर्ड की जीत अब तय लग रही थी। एडवर्ड ने अपनी डायरी में लिखा, अगली बिल्डिंग आग से सुरक्षित होनी चाहिए और रात में गार्ड भी। उसने यह भी लिखा कि चार्ल्स अब आग तक उतर आया है, आगे कुछ और करेगा। एडवर्ड ने खुद से कहा, एक फैक्ट्री सिर्फ एक वर्कशॉप है, 2 फैक्ट्रियां एक सिस्टम है और 3 फैक्ट्रियों को रोकना नामुमकिन है। यह उसके लिए कोई दर्शन नहीं बल्कि एक लक्ष्य था। अब उसे 2 और फैक्ट्रियां चाहिए थीं। उसकी फैक्ट्री अब हर हफ्ते 23 इंजन बना रही थी। पिछले 2 सालों में उसने 12 पेटेंट अपने नाम कर लिए थे। इन पेटेंटों ने उसकी तकनीक को चारों तरफ से सुरक्षित कर दिया था। अब अगर कोई और ऐसा इंजन बनाना चाहता तो उसे या तो नई खोज करनी पड़ती या एडवर्ड को मोटी रकम देनी पड़ती। एडवर्ड की जीत अब तय लग रही थी। एक फैक्ट्री सिर्फ एक वर्कशॉप है, 2 फैक्ट्रियां एक सिस्टम है और 3 फैक्ट्रियों को रोकना नामुमकिन है। एडवर्ड ने इसे अपनी डायरी में किसी दर्शन की तरह नहीं बल्कि एक लक्ष्य की तरह लिखा। उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसके पास एक फैक्ट्री थी, अब उसे 2 और चाहिए थीं। सवाल यह नहीं था कि क्या होगा बल्कि यह था कि किस क्रम में और कितनी लागत पर होगा। जब उसने दूसरी बिल्डिंग का नक्शा बनाना शुरू किया तब उसकी फैक्ट्री हर हफ्ते 23 इंजन बना रही थी। पिछले 2 सालों में उसने 12 पैटेंट फाइल किए थे। हर पेटेंट तकनीक के एक खास हिस्से को सुरक्षित करता था, चाहे वह इग्निशन हो या कूलिंग सिस्टम। इन 12 पेटेंटों का मतलब था कि उसकी तकनीक के चारों ओर एक कानूनी घेरा बन चुका था। अब कोई भी प्रतिद्वंद्वी बिना उसकी इजाजत के आगे नहीं बढ़ सकता था। एडवर्ड के 12 पेटेंट इतने पुख्ता थे कि कोई उनसे बच नहीं सका। 2 कंपनियों ने लाइसेंस मांगा पर उसने जवाब नहीं दिया। उसने ईस्ट फेरी स्ट्रीट पर अपनी दूसरी फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदी क्योंकि उसके पास $22,000 थे और जमीन के दाम तेजी से बढ़ने वाले थे। नई फैक्ट्री ईंटों से बनी और पूरी तरह अग्निरोधक थी। वहां पहले हफ्ते से ही एक गार्ड तैनात कर दिया गया। एडवर्ड सुबह सुबह ऑफिस में चौथी पीढ़ी के इंजन का डिजाइन तैयार करता था ताकि काम में कोई कमी न रहे। मुख्य चुनौती 4 सिलेंडरों के फायरिंग क्रम की थी। सही तालमेल से इंजन का कंपन पूरी तरह खत्म किया जा सकता था। इसके लिए क्रैंकशाफ्ट और वाल्व टाइमिंग का सटीक होना बेहद जरूरी था। एडवर्ड ने ड्राइंग बनाने से पहले 40 पन्ने सिर्फ गणनाओं से भर दिए। ऑस्कर उसे ध्यान से काम करते देखता रहा। 1 घंटे बाद जब एडवर्ड ने पेंसिल रखी तो ऑस्कर ने उन गणनाओं को बारीकी से पढ़ा। ऑस्कर ने कहा, फायरिंग बैलेंस एकदम सटीक है। अगर क्रैंकशाफ्ट सही बना तो यह कमाल कर देगा। ऑस्कर ने एडवर्ड की तारीफ करते हुए इसे एक शानदार काम बताया। एडवर्ड ने तुरंत अगली समस्या, कूलिंग जैकेट पर ध्यान दिया। 4 साल के साथ में ऑस्कर की ओर से मिली यह सबसे बड़ी तारीफ थी। एडवर्ड ने इसे मन में बिठाया और फिर से काम में जुट गया। फेरी स्ट्रीट फैक्ट्री का ऑटोमेशन पिछले कारखाने से कहीं बेहतर था। एडवर्ड ने काम की गति बढ़ाने के लिए 16 स्टेशन बनाए। यहां पुर्जे एक निरंतर चलने वाली बेट पर आगे बढ़ते थे। बेसमेंट में लगा एक स्टीम इंजन पूरी फैक्ट्री को चलाता था। जब इंजन चलता तो सब कुछ एक साथ चलता। अब कामगारों को सामान ढोना नहीं पड़ता था बल्कि काम खुद चलकर उनके पास आता था।
ऑस्कर ने इसे चलते देख कहा, यह तो इंजन बनाने वाला करघा है। एडवर्ड ने जवाब दिया कि कपड़ा उद्योग के सिद्धांत धातु के काम पर भी लागू होते हैं, बस किसी ने पहले ऐसा सोचा नहीं था। सिद्धांत सरल था, काम को छोटे हिस्सों में बांटो और उसे आगे बढ़ाते रहो। हर हाथ एक ही काम को पूरी महारत से करता था। अगर कोई स्टेशन पीछे छूटता तो बेट उसका इंतजार नहीं करती थी। ऑस्कर ने सुझाव दिया कि शुरुआत में स्टेशन 11 पर 2 लोगों की जरूरत होगी। फेरी स्ट्रीट फैक्ट्री ने पहले हफ्ते में 40 इंजन बनाए। अब कुल उत्पादन 63 इंजन प्रति सप्ताह तक पहुंच गया था। तीसरी फैक्ट्री बनने में 11 महीने लगे। यह डेट्रॉइट की सबसे बड़ी निजी फैक्ट्री थी। यहां एक तरफ से कच्चा माल अंदर जाता था और दूसरी तरफ से पूरी तरह तैयार गाड़ी बाहर निकलती थी। इंजन हॉल में इंजन बनते, फ्रेम शॉप में ढांचे और कोचवर्क सेक्शन में गाड़ियों की बॉडी। एडवर्ड ने शहर के बेहतरीन कारीगरों को ऊंचे वेतन पर काम पर रखा था। पहिए, टायर और फिटिंग सब कुछ वहीं असेंबल किया जाता। जब तीसरी फैक्ट्री से पहली गाड़ी निकली तो वह गहरे नीले रंग की शानदार कार थी जिस पर डैनफोर्थ का नाम चमक रहा था। एडवर्ड उस गाड़ी के साथ साथ चला और उसे बाहर निकलते देखा। उसने कोई भाषण नहीं दिया, बल्कि सीधे अंदर जाकर स्टेशन 14 की जांच करने लगा, जो थोड़ा धीमा चल रहा था। अखबार में फेरारी फैक्ट्री के बंद होने की खबर छपी। निवेश की कमी और पुरानी तकनीक के कारण उनकी गाड़ियां बाजार में नहीं टिक पाईं। एंटोनियो फेरारी अब वापस इटली लौट गया था। 3 हफ्ते बाद इटली से एक पत्र आया। फेरारी ने लिखा कि उसने एक बड़ी गलती की थी। उसने सोचा था कि एक आविष्कारक को सिर्फ एक सप्लायर बनाया जा सकता है, पर वह गलत था। फेरारी ने एडवर्ड को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। एडवर्ड ने उस पत्र को 2 बार पढ़ा और फिर उसे अपने डेस्क की दराज में पेटेंट के कागजों के साथ संभाल कर रख दिया। वह कुछ पल शांत बैठा रहा, फिर उसने अपनी मां की तस्वीर देखी और वापस काम पर लौट गया। डैनफोर्थ अस्तबल का कारोबार अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। किसान अब घोड़ों के बजाय एडवर्ड की गाड़ियां खरीद रहे थे। हिसाब साफ था, 14 महीनों में मशीन घोड़ों से सस्ती पड़ती थी। एडवर्ड ने अपनी मां की तस्वीर को अपने पास ही रखा। हर किसान यह गणित समझ सकता था। पोस्टल सर्विस और सेना भी अब मशीनी वाहनों की ओर रुख कर रही थी। एडवर्ड के पिता का पुराना कारोबार अब खतरे में था। 16 साल का चार्ल्स अपने साम्राज्य को डूबते देख रहा था। उसने एक मैकेनिक से इंजन बनवाने की कोशिश की ताकि वह एडवर्ड का मुकाबला कर सके, लेकिन वह इंजन परीक्षण के दौरान ही फट गया, जिससे काफी नुकसान हुआ। चार्ल्स की मां वर्जीनिया ने उसे समझाया कि एडवर्ड से हाथों से नहीं बल्कि कानून के जरिए लड़ो। 2 हफ्ते बाद डैनफोर्थ नाम के इस्तेमाल के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। दावा था कि एडवर्ड का यह नाम इस्तेमाल करना उनके पुराने कारोबार को नुकसान पहुंचा रहा है। एडवर्ड ने जब यह शिकायत पढ़ी तो वह जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, वे मेरा वह नाम छीनना चाहते हैं, वही नाम जिसे उन्होंने मुझे घर से निकालते वक्त ठुकरा दिया था। वकील कर्टिस ने बताया कि यह दावा बेबुनियाद है क्योंकि एडवर्ड का जन्मजात नाम यही है। यह सिर्फ उसे परेशान करने की एक नाकाम कोशिश थी। एडवर्ड ने तुरंत जवाब देने को कहा। 17 दिन बाद अदालत ने एडवर्ड के पक्ष में फैसला सुनाया। उसे अपना नाम व्यापार में इस्तेमाल करने का पूरा कानूनी हक था। एडवर्ड ने फैसला दराज में रख दिया। महीने के अंत में उसके पास 3 फैक्ट्रियां और 340 कर्मचारी थे। हेंस पिछले 4 महीनों से शांत था, जो एक खतरे का संकेत था। चार्ल्स अस्तबल में बैठकर गिरते हुए आंकड़ों को देख रहा था। वहीं दूसरी ओर एडवर्ड की फैक्ट्री रात दिन चल रही थी और चौथी पीढ़ी के इंजन तैयार हो रहे थे। एडवर्ड ने अपनी डायरी में लिखा कि हेंस की खामोशी की वजह जाननी होगी और स्टेशन 14 की समस्या को ठीक करना होगा। तभी एक मंगलवार की सुबह एक सरकारी बग्घी फैक्ट्री पहुंची। बग्घी से कैप्टन एलियास वेस्ट उतरे। वह एक मंझे हुए फौजी थे और सेना के लिए घोड़ों की सप्लाई का काम देखते थे। उन्होंने गेट पर अपना नाम बताया और इंतजार करने लगे। कैप्टन वेस्ट काफी चुस्त और गंभीर व्यक्तित्व के इंसान थे। एडवर्ड उनसे मिलने ऑफिस के बजाय सीधे फैक्ट्री के फ्लोर पर ही आ गया, जैसा कि वह अक्सर करता था। एडवर्ड ने अपनी डायरी बंद की और कैप्टन से मिलने चल पड़ा। उसे अंदाजा था कि सेना का कोई अधिकारी यूं ही बिना किसी बड़े कारण के फैक्ट्री नहीं आएगा। कैप्टन वेस्ट ने एडवर्ड को गौर से देखा। एडवर्ड ने भी भांप लिया था कि यह मुलाकात उसके भविष्य के लिए काफी अहम साबित होने वाली है। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई।
एडवर्ड ने कैप्टन को अपनी फैक्ट्री दिखाई और समझाया कि कैसे उसकी मशीनें सेना के काम को आसान बना सकती हैं। वेस्ट फैक्ट्री का मुआयना कर रहे थे। वे किसी पर्यटक की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभवी इंस्पेक्टर की तरह हर स्टेशन को बारीकी से देख रहे थे। स्टेशन नंबर 9, जहां मैग्नेटो असेंबली होती थी, वहां वे बाकी जगहों के मुकाबले काफी देर तक रुके रहे। ऑफिस में बैठकर उन्होंने कहा, सेना हवाई टोही विमानों के लिए एक प्रोग्राम बना रही है। राइट ब्रदर्स ने सिद्धांत तो साबित कर दिया, पर हमारे पास सैन्य जरूरतों को पूरा करने वाला इंजन नहीं है। आपका चौथी पीढ़ी का इंजन फिलहाल देश में सबसे बेहतरीन है। हमें ऐसा इंजन चाहिए जो ऊंचाई और भारी दबाव में काम कर सके। वजन 180 पाउंड से कम और ताकत कम से कम 60 हॉर्स पावर होनी चाहिए, जो बिना रुके 2 घंटे तक चल सके। एडवर्ड ने तुरंत गणित लगाया, क्योंकि वे हर नई जानकारी को आंकड़ों में ही समझते थे। उनका मौजूदा इंजन 62 हॉर्स पावर का था, लेकिन उसका वजन 340 पाउंड था। वजन को 340 से घटाकर 180 तक लाना कोई मामूली सुधार नहीं था। इसके लिए एक बिल्कुल नया इंजन बनाना पड़ता। सेना को 12 महीनों में प्रोटोटाइप चाहिए था। वेस्ट ने शर्तें सामने रखीं, सरकारी जमीन पर फैक्ट्री, सेना का निरीक्षण और डिजाइन पर साझा अधिकार। एडवर्ड ने साफ मना कर दिया, नहीं। वेस्ट को शायद इसी जवाब की उम्मीद थी। एडवर्ड ने अपनी शर्तें रखीं, सिविलियन प्रोडक्शन अलग रहेगा। सेना की वहां कोई दखलंदाजी नहीं होगी। मिलिट्री प्रोग्राम के लिए फैक्ट्री मेरी चुनी हुई जगह पर होगी। सेना को सिर्फ इंजन मिलेंगे, तकनीक नहीं। डिजाइन के सारे अधिकार मेरे पास रहेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो सारी मशीनरी और दस्तावेज मेरे होंगे। वेस्ट ने कहा कि युद्ध विभाग साझा अधिकार चाहेगा। एडवर्ड बोले, वे जो चाहे चाह सकते हैं। आप मेरे पास इसलिए आए क्योंकि मेरा इंजन सबसे अच्छा है। अगर कोई और विकल्प है तो उसे ढूंढ लीजिए। वेस्ट ने चुपचाप दस्तावेज समेट लिए। वेस्ट शुक्रवार को नए दस्तावेजों के साथ लौटे। अब साझा अधिकार की जगह लाइसेंसिंग का प्रस्ताव था। एडवर्ड के पास मालिकाना हक सुरक्षित था और फैक्ट्री की जगह आपसी सहमति से तय होनी थी। एडवर्ड ने दस्तखत कर दिए। वेस्ट ने हाथ मिलाते हुए कहा, तो फिर 12 महीने मिस्टर डैनफोर्थ। एडवर्ड ने सुधारते हुए कहा, नहीं, 11 महीने। मैं इसे 11 महीनों में तैयार कर दूंगा। वेस्ट के जाते ही एडवर्ड काम में जुट गए। उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा, एविएशन इंजन। लक्ष्य था 180 पाउंड वजन और 60 हॉर्स पावर। 2 हफ्तों तक उन्होंने सिर्फ इसकी बारीकियों पर काम किया। गाड़ियों के इंजन ढलवा लोहे के बने होते थे, जो मजबूत तो थे पर भारी भी। लेकिन आसमान में हर एक पाउंड मायने रखता था। सवाल यह था कि लोहे की जगह ऐसा क्या इस्तेमाल किया जाए जो हल्का भी हो और मजबूत भी। ऑस्कर और एडवर्ड हर सुबह साथ काम करते। ऑस्कर सवाल पूछते और एडवर्ड ड्राइंग में सुधार करते। उनकी जुगलबंदी कमाल की थी, जहां शिष्टाचार से ज्यादा इंजीनियरिंग की सटीकता मायने रखती थी। ऑस्कर ने टोकते हुए कहा कि एल्यूमीनियम की दीवारें बहुत मोटी हैं। वजन कम करने के लिए इन्हें पतला करना होगा। एडवर्ड को डर था कि दबाव की वजह से पतला एल्यूमीनियम कहीं चटक न जाए। ऑस्कर ने एक तरकीब सुझाई, दीवारों पर बाहरी रिब्स बनाना, ताकि दबाव बंट जाए। एडवर्ड को यह सुझाव पसंद आया और उन्होंने तुरंत डिजाइन बदलना शुरू कर दिया। एल्यूमीनियम पर लंबी बहस चली। यह लोहे से काफी हल्का था, लेकिन महंगा और ढालने में मुश्किल भी। आज तक किसी ने भी एल्यूमीनियम से इंजन ब्लॉक नहीं बनाया था। एडवर्ड जानते थे कि अगर बनावट सही हो तो यह काम करेगा। उन्होंने खुद लकड़ी का सांचा तैयार किया और ग्रेडियंट बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर पहला एल्यूमीनियम ब्लॉक ढाला गया। इंजन तैयार हुआ और टेस्ट के लिए रखा गया। लेकिन 47 मिनट बाद ही उसमें दरार आ गई। ऑस्कर ने पहले ही इस कमजोरी की ओर इशारा किया था, लेकिन वे चुप रहे जब तक नतीजा सामने नहीं आ गया। एडवर्ड ने हार नहीं मानी। उन्होंने दरार की जांच की, डिजाइन सुधारा और दूसरा ब्लॉक तैयार किया। इस बार उन्होंने रिब्स की मजबूती और बढ़ा दी थी। दूसरा इंजन पूरे 3 घंटे 20 मिनट तक चला। कोई दरार नहीं, कोई खराबी नहीं। एडवर्ड ने एक एक पुर्जे की बारीकी से जांच की, सब कुछ उम्मीद के मुताबिक था। तीसरा ब्लॉक और भी बेहतर था। इसे लगातार 20 घंटों तक चलाया गया। एडवर्ड और ऑस्कर बारी बारी से निगरानी कर रहे थे, क्योंकि इतनी लंबी टेस्टिंग के लिए पूरी एकाग्रता जरूरी थी। 19वें घंटे में ऑस्कर ने बताया कि सब कुछ स्थिर है। तापमान और तेल का दबाव बिल्कुल सही बना हुआ था। इंजन बिना किसी रुकावट के चल रहा था। एडवर्ड ने इंजन की आवाज सुनी। यह लोहे के इंजन से अलग थी, थोड़ी तीखी और सुरीली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 20 घंटे पूरे होते ही इसे बंद कर देना। शहर के पूर्वी हिस्से में डैनफोर्थ एविएशन वर्क्स की नई फैक्ट्री खड़ी हुई। यह छोटी थी, लेकिन यहां काम की शुद्धता पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता था। यहां की बारीकियां ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड से 10 गुना ज्यादा सख्त थीं। हर पुर्जे को 2 बार जांचा जाता और जरा सी भी कमी होने पर उसे नष्ट कर दिया जाता। एडवर्ड ने अपनी बाकी फैक्ट्रियों से सबसे काबिल कारीगरों को चुना।
ऑस्कर को इस फ्लोर की जिम्मेदारी सौंपी गई ताकि काम की गुणवत्ता में कोई कमी न आए। एडवर्ड ने कहा, मुझे 4 फैक्ट्रियों को देखना है, इसलिए यहाँ तुम्हारी जरूरत है। ऑस्कर ने बस इतना कहा, मैं सोमवार से काम शुरू कर दूंगा। अक्टूबर की एक सुबह, कॉन्ट्रैक्ट के ठीक 11 महीने बाद, प्रोटोटाइप इंजन को सेना के एक विमान में लगाया गया। वेस्ट और एडवर्ड की नजरें उसी पर टिकी थीं। टेस्ट पायलट लेफ्टिनेंट कार्वर ने विमान का मुआयना किया और कॉकपिट में बैठ गए। दूसरी ही कोशिश में इंजन गूंज उठा। प्रोपेलर के साथ इंजन की आवाज और भी दमदार लग रही थी। विमान ने महज 300 फीट की दूरी में उड़ान भर ली। एडवर्ड उसे ऊपर जाते देखते रहे। कागज पर लिखे आंकड़े अब आसमान में हकीकत बन चुके थे। 42 मिनट की उड़ान के बाद विमान सुरक्षित जमीन पर वापस आ गया। कार्वर ने बाहर आकर तारीफ की, बेहतरीन इंजन है, कोई कंपन नहीं और पावर भी जबरदस्त है। वेस्ट ने हाथ मिलाते हुए सालाना 100 इंजनों का कॉन्ट्रैक्ट पक्का कर दिया। एडवर्ड की नजरें अब भी अपने उस इंजन पर थीं जो अब भी धीरे धीरे धड़क रहा था। एल्यूमीनियम ब्लॉक ने अपनी काबिलियत साबित कर दी थी। लेकिन 6 हफ्ते बाद स्टील की सप्लाई में कुछ गड़बड़ शुरू हुई, जो एक बड़े हमले का संकेत थी। उनकी मुख्य सप्लायर कंपनी से आने वाला माल हफ्तों की देरी से पहुंचने लगा। एडवर्ड को तब तक अंदाजा नहीं था कि यह उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। जब कर्टिस ने कंपनी से संपर्क किया तो उन्होंने रेल की भीड़ और मांग बढ़ने जैसे कई बहाने बनाए। एडवर्ड समझ गया कि ये बहाने सिर्फ टालने के लिए थे। बुधवार को फेरी स्ट्रीट फैक्ट्री में स्टील खत्म हो गया और काम 3 दिनों के लिए रुक गया। 78 मजदूरों के खाली बैठने से एडवर्ड को मजदूरी और ऑर्डर्स में देरी की वजह से करीब $1000 का नुकसान हुआ। उसे शक था कि यह जानबूझकर किया गया है। उसने ऑस्कर से ग्रेट लेक्स स्टील रेल कंपनी के मालिकों का पता लगाने को कहा। सोमवार सुबह ऑस्कर ने एक दस्तावेज एडवर्ड की मेज पर रख दिया। उस दस्तावेज में पिछले 4 महीनों में कंपनी के शेयरों में हुए बदलावों का ब्यौरा था। 3 महीने पहले 11% शेयर कुछ बिचौलियों के जरिए एक वकील के पास पहुंचे थे। वह वकील क्लेमेंट एंड हाउ फर्म का था, वही फर्म जो वर्जीनिया और चार्ल्स की थी। हालांकि 11% हिस्सेदारी मालिकाना हक के लिए काफी नहीं थी, लेकिन कंपनी के फैसलों में दखल देने और डिलीवरी रोकने के लिए पर्याप्त थी। एडवर्ड ने 2 दिनों तक अपनी प्रतिक्रिया के बारे में सोचा। उसे एक ऐसा जवाब देना था जो न केवल असरदार हो बल्कि हमेशा के लिए इस समस्या को खत्म कर दे। उसने मिशिगन सेंट्रल स्पर लाइन खरीदने का फैसला किया। यह एक छोटी रेलवे कंपनी थी जिसके पास डेट्रॉइट के औद्योगिक इलाकों को मुख्य मालगाड़ी मार्गों से जोड़ने वाला नेटवर्क था। $31,000 की इस खरीद ने एडवर्ड की नकदी कम कर दी, लेकिन उसके कारोबार को कोई खतरा नहीं था। फिर उसने $8,000 खर्च करके अपनी 4 फैक्ट्रियों तक सीधी रेल लाइन बिछवाई। अब स्टील सीधे फैक्ट्रियों के दरवाजों तक पहुंचने लगा और ग्रेट लेक्स की जरूरत ही खत्म हो गई। इस निर्माण में 6 हफ्ते लगे। जब पहली मालगाड़ी सीधे ग्रेशियट फैक्ट्री पहुंची तो एडवर्ड ने उसे आते हुए देखा। डिलीवरी समय पर थी और स्टील की कीमत भी पहले से कम थी। अब ट्रेन उसकी अपनी थी। ऑस्कर ने पास खड़े होकर कहा, यह एक महंगा समाधान है। एडवर्ड ने जवाब दिया, यह एक स्थायी समाधान है। चार्ल्स ने मेरी डिलीवरी रोकने के लिए स्टील कंपनी के शेयर खरीदे और मैंने पूरी रेलवे ही खरीद ली ताकि उसकी हिस्सेदारी का कोई मोल न रहे। 18 महीनों में इसकी लागत वसूल हो जाएगी, उसे वो शेयर रखने दो। उसने ऐसी कंपनी में पैसा लगाया है जो अब हमें सप्लाई नहीं करती। हफ्ते भर में वर्जीनिया को सब पता चल गया। चार्ल्स ने उसे बताए बिना घोड़ों के अस्तबल का पैसा शेयरों में लगा दिया था। जब शेयरों से कोई फायदा नहीं हुआ और स्टील आता रहा तो वह निवेश एक बड़ा नुकसान बन गया। वर्जीनिया और चार्ल्स के बीच जबरदस्त बहस हुई। वर्जीनिया ने चार्ल्स को वैसे ही फटकारा जैसे वह गलती करने वाले किसी कर्मचारी को डांटती थी। 18 साल के चार्ल्स के लिए वर्जीनिया का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी थी जिसे उसने खो दिया था। एडवर्ड ने अपनी डायरी में इसे एक मौके के रूप में दर्ज किया। वर्जीनिया और चार्ल्स के बीच आई यह दरार उसके लिए काम की खबर थी। वह वापस अपने विमान कारखाने गया जहां ऑस्कर दूसरा प्रोटोटाइप इंजन टेस्ट कर रहा था। इंजन उम्मीद के मुताबिक काम कर रहा था। अंदर जाने से पहले एडवर्ड दरवाजे पर खड़ा होकर पश्चिम की ओर शहर को देखने लगा। उसे अपनी फैक्ट्रियों की चिमनियों का धुआं और अपनी बिछाई हुई रेल लाइन साफ दिखाई दे रही थी। 3 ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियां, एक विमान कारखाना और एक रेलवे, और इन सबके ऊपर वह आसमान था जहां उसके इंजन उड़ान भरने वाले थे। दिसंबर के पहले हफ्ते तक एडवर्ड के पास 3 ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियां, एक विमान कारखाना और एक रेलवे लाइन थी। उसकी रेल लाइन अब दूसरी कंपनियों का माल ढोकर मुनाफा भी कमा रही थी और अपनी फैक्ट्रियों को सामान भी पहुंचा रही थी। उसके पास 19 पेटेंट और 520 कर्मचारी थे। सालाना कमाई $1,80,000 तक पहुंच गई थी, जिसमें से $41,000 शुद्ध मुनाफा था। दूसरी ओर डैनफोर्थ परिवार के अस्तबल बंद होने की कगार पर थे। जिस आर्मी कॉन्ट्रैक्ट पर विलियम डैनफोर्थ ने 30 साल तक अपना साम्राज्य खड़ा किया था, वह अब खत्म होने वाला था। युद्ध विभाग ने अब एडवर्ड के साथ हर साल 100 विमान इंजन बनाने का करार कर लिया था।
चार्ल्स डैनफोर्थ कर्ज में डूबा था और उसके खरीदे हुए शेयरों की कीमत गिर चुकी थी। वर्जीनिया अब बस डूबते हुए कारोबार को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी एडवर्ड को पता चला कि डैनफोर्थ परिवार की संपत्ति की नीलामी होने वाली है। डैनफोर्थ खानदान का वह आलीशान घर और वह लकड़ी का गोदाम जहां एडवर्ड की पहली वर्कशॉप को ताला लगाया गया था, अब कर्ज चुकाने के लिए नीलाम होने जा रहा था। एडवर्ड ने यह बात किसी को नहीं बताई। सोमवार की सुबह उसने अपना सबसे अच्छा कोट पहना और अकेले ही नीलामी घर पहुंच गया। वहां करीब 40 लोग मौजूद थे। एडवर्ड बीच की एक कतार में जाकर बैठ गया। उसने अपना कोट नहीं उतारा और शांति से बैठा रहा। वर्जीनिया दीवार के पास खड़ी थी। वह हमेशा की तरह सलीके से तैयार थी। वह कमरे में मौजूद लोगों को परख रही थी। शुरू में उसकी नजर एडवर्ड पर नहीं पड़ी क्योंकि उसे वहां उसके होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब उसकी नजर एडवर्ड पर ठहरी तो वह एक पल के लिए ठिठक गई। फिर उसने अपनी नजरें फेर लीं और दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा। एडवर्ड चुपचाप नीलामी की प्रक्रिया को देखता रहा। जब डैनफोर्थ हवेली की बारी आई तो नीलामी करने वाले ने उस घर का विवरण देना शुरू किया जहां एडवर्ड पलाबधा था। बोली शुरू हुई। दो खरीदार आपस में मुकाबला कर रहे थे। एडवर्ड सही मौके का इंतजार करता रहा। वर्जीनिया ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर नजरें फेर लीं। एडवर्ड चुपचाप बैठा रहा और नीलामी की कार्यवाही देखता रहा। जब 7वें नंबर की संपत्ति की बारी आई तो नीलामी करने वाले ने उस घर का ब्यौरा देना शुरू किया। एडवर्ड उस घर का विवरण सुन रहा था जहां वह पलाबधा था। बोली शुरू हुई और दो खरीदार आपस में मुकाबला करने लगे। एडवर्ड सही मौके का इंतजार करता रहा ताकि वह अपनी निर्णायक चाल चल सके। जब बोली अपने चरम पर पहुंचकर धीमी होने लगी तो एडवर्ड ने अपना हाथ उठाया और मौजूदा कीमत से 15% ज्यादा की बोली लगा दी। यह कीमत इतनी निर्णायक थी कि बाकी खरीदार खामोश हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया और हथौड़े की चोट के साथ नीलामी पूरी हुई। एडवर्ड खड़ा हुआ, अपना कोट ठीक किया और अपनी टोपी उठाई। वर्जीनिया अब भी वहीं खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसा भाव था जो एडवर्ड ने पहले कभी नहीं देखा था। उसमें न तो नफरत थी और न ही वह पुराना अहंकार। वह वर्जीनिया के पास गया और इतनी धीमी आवाज में बोला कि सिर्फ उसे सुनाई दे। सुप्रभात वर्जीनिया। मैं अपना वह हक वापस ले रहा हूं जो मेरा था। मेरी माँ आज बहुत खुश होती। उसने अपनी टोपी पहनी और बिना पीछे मुड़े बाहर निकल गया, ठीक वैसे ही जैसे वह सालों पहले निकला था। उसे अपनी इस निरंतरता का एहसास बाहर सड़क पर हुआ जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी। दोपहर को जब वह फैक्ट्री पहुंचा तो ऑस्कर हमेशा की तरह अपने काम में मशगूल था। ऑस्कर ने एडवर्ड को देखकर सब समझ लिया। उसने पूछा, हवेली का क्या हुआ? एडवर्ड ने कहा, वह अब मेरी है। ऑस्कर ने गंभीरता से पूछा, अब तुम वहां क्या करोगे? क्या फिर से वर्कशॉप बनाओगे? एडवर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, पर ख्याल अच्छा है। ऑस्कर ने याद दिलाया कि कैसे 7 साल पहले वह सिर्फ एक सूटकेस और कुछ रुपयों के साथ वहां से निकला था और आज उसने क्या कुछ हासिल कर लिया है। एडवर्ड ने अपनी फैक्ट्री की मशीनों और वहां काम कर रहे 520 लोगों को देखा। उसने मन ही मन अपने साम्राज्य का हिसाब लगाया। 3 फैक्ट्रियां, एक विमान कारखाना, एक रेलवे और 19 पेटेंट। उसने सोचा, डैनफोर्थ का कारोबार अब खत्म हो रहा है और सेना मेरे इंजनों का इस्तेमाल कर रही है। उसने अपना काम करने वाला कोट उठाया और बुदबुदाया, मेरी माँ आज बहुत खुश होती। वह सीधे प्रोडक्शन फ्लोर पर गया और स्टेशन 14 की खामी को सुधारने लगा, जिसे वह काफी समय से ठीक करना चाहता था। उसने तुरंत समस्या पहचानी और काम में जुट गया। फीडबैक के एंगल को 8 डिग्री बदलकर उन्होंने 6 मिनट बचा लिए, जिससे हर हफ्ते 20 अतिरिक्त इंजन बनने लगे। एडवर्ड ने इसे अपनी डायरी में दर्ज किया। बुधवार को वेस्ट का एक पत्र आया, सादे कागज पर हाथ से लिखा हुआ, बिना किसी सरकारी लेटर हेड के। एडवर्ड ने इसे पढ़ने से पहले इसकी बनावट को गौर से देखा, क्योंकि लिखने का तरीका ही लेखक की मंशा बता रहा है। इसने लिखा कि विमान के इंजनों का प्रदर्शन वॉशिंगटन के बड़े अधिकारियों को दिखाया गया है। नतीजा उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। अब सेना को साल में 100 नहीं बल्कि 1000 इंजनों की जरूरत है। इसके लिए वॉशिंगटन के पास सेना की निगरानी में एक नई फैक्ट्री बनाने की बात चल रही है, जो एक गुप्त मिशन का हिस्सा होगी। एडवर्ड ने इसे दोबारा पढ़ा, 1000 इंजन। उसने हिसाब लगाया कि इसके लिए मौजूदा फैक्ट्री से 4 गुना बड़ी जगह, खास औजार और कम से कम 120 कारीगरों की जरूरत होगी। इस सरकारी कॉन्ट्रैक्ट की कीमत उसकी मौजूदा सालाना कमाई से भी कहीं ज्यादा होने वाली थी। फिर उसने दूसरा पैराग्राफ पढ़ा। वेस्ट ने निजी तौर पर एक जानकारी साझा की थी। 3 हफ्ते पहले कॉर्नेलियस हेंस ने सीनेटर कोल से मुलाकात की थी। उनकी बातचीत का विषय एक नया कानून था, जो सार्वजनिक सुरक्षा के नाम पर निजी वाहनों के निर्माण और बिक्री को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। कानून के तहत वाहन निर्माताओं के लिए फेडरल लाइसेंस जरूरी हो जाएगा, जिसकी शर्तें एक नया कमीशन तय करेगा। इस कमीशन में पुराने ट्रांसपोर्ट दिग्गजों का दबदबा होगा। अगर यह बिल पास हुआ तो लाइसेंस की शर्तें ऐसी होंगी कि 20 साल से कम पुरानी कोई भी कंपनी उन्हें पूरा नहीं कर पाएगी। डैनफोर्थ की फैक्ट्रियां अभी सिर्फ 8 साल पुरानी थीं, यानी कानून बनते ही 6 महीने के भीतर उन्हें बंद करना पड़ता। वेस्ट के मुताबिक वोटिंग में सिर्फ 3 से 4 महीने बचे थे। एडवर्ड ने पत्र मोड़ा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा, जहां नाइट शिफ्ट का काम जोरों पर था। नीचे फैक्ट्री की रोशनदानों से रोशनी छनकर आ रही थी और ठंडी हवा में धुआं ऊपर उठ रहा था। मशीनों और बेल्ट की गूंज अब उसके लिए एक ऐसी आदत बन चुकी थी जिसे वह चाहकर भी अनसुना नहीं कर सकता था, बिल्कुल दीवार पर टंगी उस घड़ी की तरह जो बरसों से टिक टिक कर रही हो। 520 कर्मचारी, 3 ऑटोमोबाइल प्लांट, एक विमान फैक्ट्री और 19 पेटेंट। हेंस अब व्यापार को महंगा बनाने की कोशिश छोड़ चुका था, अब वह इसे गैरकानूनी बनाने की साजिश रच रहा था।
उधर सेना वॉशिंगटन के पास अपनी निगरानी में फैक्ट्री चाहती थी, यह सुरक्षा थी या कोई नया जाल। यह सब इस बात पर निर्भर था कि बातचीत कौन और कैसे करता है। उसने देर तक अपनी फैक्ट्री, जलती लाइटों और उठते धुएं को देखा। वे आसमान पर कब्जा करना चाहते थे, जिसका मतलब था कि अब लड़ाई डेट्रॉइट में नहीं बल्कि वॉशिंगटन के दफ्तरों और सीनेटरों के कमरों में लड़ी जानी थी। उसने 8 साल धातुओं को समझने में लगाए थे, लेकिन अब उसे सिर्फ 3 महीनों में वॉशिंगटन की राजनीति को समझना था। वह वापस अपनी मेज पर आया और डायरी खोली। एक नए पन्ने पर उसने लिखा, वॉशिंगटन। नीचे 2 कॉलम बनाए, मेरे पास क्या है और मुझे क्या चाहिए। जरूरतों की लिस्ट काफी लंबी थी। वह पूरी रात काम करता रहा, जब तक कि अगली शिफ्ट के लोग नहीं आए। मशीनों का पहिया बिना रुके चलता रहा, स्टेशन 1 से 16 तक। यह वही सिलसिला था जो एक मोमबत्ती और गैस पाइप के साथ एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ था। एडवर्ड ने अपनी डायरी बंद कर दी। नवंबर की एक गुरुवार रात 2 बजे आग लग गई। एडवर्ड फैक्ट्री में नहीं था, वह पास ही किराए के कमरे में था। रोशनी दिखने से पहले ही उसे धुएं की गंध आ गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। यह वैसी ही आहट थी जिसका उसे अंदेशा था। फैक्ट्री के दक्षिण पूर्वी कोने में गोदाम था, जो मुख्य हिस्से से एक ईंट की दीवार और 2 लोहे के दरवाजों से अलग था। जब एडवर्ड वहां पहुंचा, आग पूरी तरह फैल चुकी थी। खिड़कियां नारंगी हो गई थीं और छत गिरने ही वाली थी। किसी ने जानबूझकर गोदाम के लोहे के दरवाजे खुले छोड़ दिए थे ताकि आग मुख्य हिस्से तक पहुंच सके। एडवर्ड धुएं के बीच अंदर घुसा। गोदाम को बचाना अब मुमकिन नहीं था। वहां 40 तैयार इंजन और हफ्तों का स्टील स्टॉक रखा था, जो सब जल रहा था। उसने तुरंत दोनों लोहे के दरवाजे बंद कर दिए ताकि मुख्य फैक्ट्री बच सके। फिर वह मुख्य फ्लोर पर गया। वहां 12 स्टेशन, खराब मशीनें और सारे औजार रखे थे। उसने अंधेरे और धुएं में हर मशीन को छूकर देखा। सब कुछ सुरक्षित था। आग सिर्फ गोदाम तक सीमित थी। वह बाहर आया और फायर ब्रिगेड का इंतजार करने लगा। गोदाम 2 घंटे तक जलता रहा, लेकिन मुख्य इमारत खड़ी रही। सुबह 6 बजे जब सूरज निकला तो गोदाम सिर्फ एक जला हुआ ढांचा रह गया था। फायर ब्रिगेड के कप्तान को दीवार के पास तेल के निशान मिले। उसे यकीन था कि यह आग जानबूझकर लगाई गई थी। उसने अपनी रिपोर्ट में आगजनी का जिक्र किया। जांच के लिए आए डिटेक्टिव ने एडवर्ड से 40 मिनट बात की और अपनी मजबूरी जाहिर की। डिटेक्टिव ने समझाया कि बिना किसी गवाह के रसूखदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल है। वह जानता था कि जब आरोपी डैनफोर्थ जैसे बड़े नाम हो तो कानून के हाथ बंध जाते हैं। एडवर्ड ने उसे धन्यवाद दिया और फैक्ट्री के अंदर चला गया। नुकसान का हिसाब लगाया गया। 40 इंजन और कच्चा माल मिलाकर करीब $2,800 का घाटा हुआ था। एडवर्ड के खाते में सिर्फ $400 बचे थे। उसने ये आंकड़े अपनी डायरी में लिखे और थॉमस से सभी मजदूरों को इकट्ठा करने को कहा। सुबह 7 बजे 34 मजदूर वहां मौजूद थे। एडवर्ड उनके सामने खड़ा हुआ और बोला, आप जानते हैं क्या हुआ है? गोदाम खत्म हो गया, लेकिन हमारी मशीनें और औजार सुरक्षित हैं। मेरे पास सिर्फ $400 बचे हैं और 5 दिन में सैलरी देनी है। उसने साफ कहा, जो जाना चाहता है, मैं समझ सकता हूं। उसे उसका बकाया अभी मिल जाएगा। उसने एक रकम बताई, लेकिन जो अगले महीने के अंत तक रुकेगा, उसे न केवल सैलरी मिलेगी बल्कि मुनाफे में हिस्सेदारी भी दी जाएगी। 7 लोग काम छोड़कर चले गए। एडवर्ड ने ऑफिस में एक एक करके उन्हें पैसे दिए और हाथ मिलाया। बाकी 27 मजदूर वहीं डटे रहे। एडवर्ड वापस आया और बोला, हम 8 बजे काम शुरू करेंगे। थॉमस, स्टेशन 2 के लिए नए औजार निकालो। बाकी सब अपने काम पर लग जाएं। इसके बाद एडवर्ड सीधे फ्रेडरिक ब्रांड के पास गया। ब्रांड एक पुराने ख्यालात का गाड़ी बनाने वाला था जो सुबह जल्दी काम शुरू करता था। एडवर्ड को देखते ही उसने कहा, मैंने आग के बारे में सुना। एडवर्ड बोला, मुझे तुरंत गोदाम के लिए जगह चाहिए। ब्रांड ने सौदेबाजी शुरू की। एडवर्ड ने उसे मुनाफे में 17% हिस्सेदारी और उसकी बिल्डिंग की छत मरम्मत कराने का वादा किया। सौदा तय हो गया। इसके बाद एडवर्ड अखबार के दफ्तर पहुंचा और मर्फी को पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे पुरानी ट्रांसपोर्ट कंपनियां नई तकनीक को रोकने के लिए आगजनी का सहारा ले रही हैं। उसने चार्ल्स का नाम नहीं लिया, पर मर्फी सब समझ गया। शुक्रवार को खबर छपी और सोमवार तक फैक्ट्री में 3 नए ऑर्डर आ गए। एडवर्ड के पास अब $1,800 थे। गोदाम किराए पर मिल चुका था और काम जोरों पर था। वह ऑफिस की खिड़की से मजदूरों को काम करते देख रहा था। इंजन बन रहे थे, पहिए घूम रहे थे। उन्होंने गोदाम जलाया था, पर हौसला नहीं। उसने अपनी डायरी में लिखा, अगली बिल्डिंग आग से सुरक्षित होनी चाहिए और रात में गार्ड भी। उसने यह भी लिखा कि चार्ल्स अब आग तक उतर आया है, आगे कुछ और करेगा। एडवर्ड ने खुद से कहा, एक फैक्ट्री सिर्फ एक वर्कशॉप है, 2 फैक्ट्रियां एक सिस्टम है, और 3 फैक्ट्रियों को रोकना नामुमकिन है। यह उसके लिए कोई दर्शन नहीं बल्कि एक लक्ष्य था। अब उसे 2 और फैक्ट्रियां चाहिए थीं। उसकी फैक्ट्री अब हर हफ्ते 23 इंजन बना रही थी। पिछले 2 सालों में उसने 12 पेटेंट अपने नाम कर लिए थे। इन पेटेंटों ने उसकी तकनीक को चारों तरफ से सुरक्षित कर दिया था। अब अगर कोई और ऐसा इंजन बनाना चाहता तो उसे या तो नई खोज करनी पड़ती या एडवर्ड को मोटी रकम देनी पड़ती। एडवर्ड की जीत अब तय लग रही थी। एडवर्ड ने अपनी डायरी में लिखा, अगली बिल्डिंग आग से सुरक्षित होनी चाहिए और रात में गार्ड भी। उसने यह भी लिखा कि चार्ल्स अब आग तक उतर आया है, आगे कुछ और करेगा। एडवर्ड ने खुद से कहा, एक फैक्ट्री सिर्फ एक वर्कशॉप है, 2 फैक्ट्रियां एक सिस्टम है, और 3 फैक्ट्रियों को रोकना नामुमकिन है। यह उसके लिए कोई दर्शन नहीं बल्कि एक लक्ष्य था। अब उसे 2 और फैक्ट्रियां चाहिए थीं। उसकी फैक्ट्री अब हर हफ्ते 23 इंजन बना रही थी। पिछले 2 सालों में उसने 12 पेटेंट अपने नाम कर लिए थे। इन पेटेंटों ने उसकी तकनीक को चारों तरफ से सुरक्षित कर दिया था। अब अगर कोई और ऐसा इंजन बनाना चाहता तो उसे या तो नई खोज करनी पड़ती या एडवर्ड को मोटी रकम देनी पड़ती। एडवर्ड की जीत अब तय लग रही थी। एक फैक्ट्री सिर्फ एक वर्कशॉप है, 2 फैक्ट्रियां एक सिस्टम है, और 3 फैक्ट्रियों को रोकना नामुमकिन है। एडवर्ड ने इसे अपनी डायरी में किसी दर्शन की तरह नहीं बल्कि एक लक्ष्य की तरह लिखा। उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसके पास एक फैक्ट्री थी, अब उसे 2 और चाहिए थी।
सवाल यह नहीं था कि क्या होगा, बल्कि यह था कि किस क्रम में और कितनी लागत पर होगा। जब उसने दूसरी बिल्डिंग का नक्शा बनाना शुरू किया, तब उसकी फैक्ट्री हर हफ्ते 23 इंजन बना रही थी। पिछले 2 सालों में उसने 12 पैटेंट फाइल किए थे। हर पेटेंट तकनीक के एक खास हिस्से को सुरक्षित करता था, चाहे वह इग्निशन हो या कूलिंग सिस्टम। इन 12 पेटेंटों का मतलब था कि उसकी तकनीक के चारों ओर एक कानूनी घेरा बन चुका था। अब कोई भी प्रतिद्वंद्वी बिना उसकी इजाजत के आगे नहीं बढ़ सकता था। एडवर्ड के 12 पेटेंट इतने पुख्ता थे कि कोई उनसे बच नहीं सका। 2 कंपनियों ने लाइसेंस मांगा, पर उसने जवाब नहीं दिया। उसने ईस्ट फेरी स्ट्रीट पर अपनी दूसरी फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदी, क्योंकि उसके पास $22,000 थे और जमीन के दाम तेजी से बढ़ने वाले थे। नई फैक्ट्री ईंटों से बनी और पूरी तरह अग्निरोधक थी। वहां पहले हफ्ते से ही एक गार्ड तैनात कर दिया गया। एडवर्ड सुबह सुबह ऑफिस में चौथी पीढ़ी के इंजन का डिजाइन तैयार करता था, ताकि काम में कोई कमी न रहे। मुख्य चुनौती 4 सिलेंडरों के फायरिंग क्रम की थी। सही तालमेल से इंजन का कंपन पूरी तरह खत्म किया जा सकता था। इसके लिए क्रैंकशाफ्ट और वाल्व टाइमिंग का सटीक होना बेहद जरूरी था। एडवर्ड ने ड्राइंग बनाने से पहले 40 पन्ने सिर्फ गणनाओं से भर दिए। ऑस्कर उसे ध्यान से काम करते देखता रहा। 1 घंटे बाद जब एडवर्ड ने पेंसिल रखी, तो ऑस्कर ने उन गणनाओं को बारीकी से पढ़ा। ऑस्कर ने कहा, फायरिंग बैलेंस एकदम सटीक है। अगर क्रैंकशाफ्ट सही बना, तो यह कमाल कर देगा। ऑस्कर ने एडवर्ड की तारीफ करते हुए इसे एक शानदार काम बताया। एडवर्ड ने तुरंत अगली समस्या, कूलिंग जैकेट पर ध्यान दिया। 4 साल के साथ में ऑस्कर की ओर से मिली यह सबसे बड़ी तारीफ थी। एडवर्ड ने इसे मन में बिठाया और फिर से काम में जुट गया। फेरी स्ट्रीट फैक्ट्री का ऑटोमेशन पिछले कारखाने से कहीं बेहतर था। एडवर्ड ने काम की गति बढ़ाने के लिए 16 स्टेशन बनाए। यहां पुर्जे एक निरंतर चलने वाली बेट पर आगे बढ़ते थे। बेसमेंट में लगा एक स्टीम इंजन पूरी फैक्ट्री को चलाता था। जब इंजन चलता तो सब कुछ एक साथ चलता। अब कामगारों को सामान ढोना नहीं पड़ता था, बल्कि काम खुद चलकर उनके पास आता था। ऑस्कर ने इसे चलते देख कहा, यह तो इंजन बनाने वाला करघा है। एडवर्ड ने जवाब दिया कि कपड़ा उद्योग के सिद्धांत धातु के काम पर भी लागू होते हैं, बस किसी ने पहले ऐसा सोचा नहीं था। सिद्धांत सरल था, काम को छोटे हिस्सों में बांटो और उसे आगे बढ़ाते रहो। हर हाथ एक ही काम को पूरी महारत से करता था। अगर कोई स्टेशन पीछे छूटता, तो बेट उसका इंतजार नहीं करती थी। ऑस्कर ने सुझाव दिया कि शुरुआत में स्टेशन 11 पर 2 लोगों की जरूरत होगी। फेरी स्ट्रीट फैक्ट्री ने पहले हफ्ते में 40 इंजन बनाए। अब कुल उत्पादन 63 इंजन प्रति सप्ताह तक पहुंच गया था। तीसरी फैक्ट्री बनने में 11 महीने लगे। यह डेट्रॉइट की सबसे बड़ी निजी फैक्ट्री थी। यहां एक तरफ से कच्चा माल अंदर जाता था और दूसरी तरफ से पूरी तरह तैयार गाड़ी बाहर निकलती थी। इंजन हॉल में इंजन बनते, फ्रेम शॉप में ढांचे और कोचवर्क सेक्शन में गाड़ियों की बॉडी। एडवर्ड ने शहर के बेहतरीन कारीगरों को ऊंचे वेतन पर काम पर रखा था। पहिए, टायर और फिटिंग सब कुछ वहीं असेंबल किया जाता। जब तीसरी फैक्ट्री से पहली गाड़ी निकली, तो वह गहरे नीले रंग की शानदार कार थी, जिस पर डैनफोर्थ का नाम चमक रहा था। एडवर्ड उस गाड़ी के साथ साथ चला और उसे बाहर निकलते देखा। उसने कोई भाषण नहीं दिया, बल्कि सीधे अंदर जाकर स्टेशन 14 की जांच करने लगा, जो थोड़ा धीमा चल रहा था। अखबार में फेरारी फैक्ट्री के बंद होने की खबर छपी। निवेश की कमी और पुरानी तकनीक के कारण उनकी गाड़ियां बाजार में नहीं टिक पाईं। एंटोनियो फेरारी अब वापस इटली लौट गया था। 3 हफ्ते बाद इटली से एक पत्र आया। फेरारी ने लिखा कि उसने एक बड़ी गलती की थी। उसने सोचा था कि एक आविष्कारक को सिर्फ एक सप्लायर बनाया जा सकता है, पर वह गलत था। फेरारी ने एडवर्ड को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। एडवर्ड ने उस पत्र को 2 बार पढ़ा और फिर उसे अपने डेस्क की दराज में पेटेंट के कागजों के साथ संभाल कर रख दिया। वह कुछ पल शांत बैठा रहा, फिर उसने अपनी मां की तस्वीर देखी और वापस काम पर लौट गया। डैनफोर्थ अस्तबल का कारोबार अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। किसान अब घोड़ों के बजाय एडवर्ड की गाड़ियां खरीद रहे थे। हिसाब साफ था, 14 महीनों में मशीन घोड़ों से सस्ती पड़ती थी। एडवर्ड ने अपनी मां की तस्वीर को अपने पास ही रखा। हर किसान यह गणित समझ सकता था। पोस्टल सर्विस और सेना भी अब मशीनी वाहनों की ओर रुख कर रही थी। एडवर्ड के पिता का पुराना कारोबार अब खतरे में था। 16 साल का चार्ल्स अपने साम्राज्य को डूबते देख रहा था। उसने एक मैकेनिक से इंजन बनवाने की कोशिश की, ताकि वह एडवर्ड का मुकाबला कर सके। लेकिन वह इंजन परीक्षण के दौरान ही फट गया, जिससे काफी नुकसान हुआ। चार्ल्स की मां वर्जीनिया ने उसे समझाया कि एडवर्ड से हाथों से नहीं, बल्कि कानून के जरिए लड़ो। 2 हफ्ते बाद डैनफोर्थ नाम के इस्तेमाल के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। दावा था कि एडवर्ड का यह नाम इस्तेमाल करना उनके पुराने कारोबार को नुकसान पहुंचा रहा है। एडवर्ड ने जब यह शिकायत पढ़ी, तो वह जोर से हंस पड़ा।
उसने कहा, वे मेरा वह नाम छीनना चाहते हैं, वही नाम जिसे उन्होंने मुझे घर से निकालते वक्त ठुकरा दिया था। वकील कर्टिस ने बताया कि यह दावा बेबुनियाद है क्योंकि एडवर्ड का जन्मजात नाम यही है। यह सिर्फ उसे परेशान करने की एक नाकाम कोशिश थी। एडवर्ड ने तुरंत जवाब देने को कहा। 17 दिन बाद अदालत ने एडवर्ड के पक्ष में फैसला सुनाया। उसे अपना नाम व्यापार में इस्तेमाल करने का पूरा कानूनी हक था। एडवर्ड ने फैसला दराज में रख दिया। महीने के अंत में उसके पास 3 फैक्ट्रियां और 340 कर्मचारी थे। हेंस पिछले 4 महीनों से शांत था, जो एक खतरे का संकेत था। चार्ल्स अस्तबल में बैठकर गिरते हुए आंकड़ों को देख रहा था। वहीं दूसरी ओर एडवर्ड की फैक्ट्री रात दिन चल रही थी और चौथी पीढ़ी के इंजन तैयार हो रहे थे। एडवर्ड ने अपनी डायरी में लिखा कि हेंस की खामोशी की वजह जाननी होगी और स्टेशन 14 की समस्या को ठीक करना होगा। तभी एक मंगलवार की सुबह एक सरकारी बग्घी फैक्ट्री पहुंची। बग्घी से कैप्टन एलियास वेस्ट उतरे। वह एक मंझे हुए फौजी थे और सेना के लिए घोड़ों की सप्लाई का काम देखते थे। उन्होंने गेट पर अपना नाम बताया और इंतजार करने लगे। कैप्टन वेस्ट काफी चुस्त और गंभीर व्यक्तित्व के इंसान थे। एडवर्ड उनसे मिलने ऑफिस के बजाय सीधे फैक्ट्री के फ्लोर पर ही आ गया, जैसा कि वह अक्सर करता था। एडवर्ड ने अपनी डायरी बंद की और कैप्टन से मिलने चल पड़ा। उसे अंदाजा था कि सेना का कोई अधिकारी यूं ही बिना किसी बड़े कारण के फैक्ट्री नहीं आएगा। कैप्टन वेस्ट ने एडवर्ड को गौर से देखा। एडवर्ड ने भी भांप लिया था कि यह मुलाकात उसके भविष्य के लिए काफी अहम साबित होने वाली है। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। एडवर्ड ने कैप्टन को अपनी फैक्ट्री दिखाई और समझाया कि कैसे उसकी मशीनें सेना के काम को आसान बना सकती हैं। वेस्ट फैक्ट्री का मुआयना कर रहे थे। वे किसी पर्यटक की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभवी इंस्पेक्टर की तरह हर स्टेशन को बारीकी से देख रहे थे। स्टेशन नंबर 9, जहां मैग्नेटो असेंबली होती थी, वहां वे बाकी जगहों के मुकाबले काफी देर तक रुके रहे। ऑफिस में बैठकर उन्होंने कहा, सेना हवाई टोही विमानों के लिए एक प्रोग्राम बना रही है। राइट ब्रदर्स ने सिद्धांत तो साबित कर दिया, पर हमारे पास सैन्य जरूरतों को पूरा करने वाला इंजन नहीं है। आपका चौथी पीढ़ी का इंजन फिलहाल देश में सबसे बेहतरीन है। हमें ऐसा इंजन चाहिए जो ऊंचाई और भारी दबाव में काम कर सके। वजन 180 पाउंड से कम और ताकत कम से कम 60 हॉर्स पावर होनी चाहिए, जो बिना रुके 2 घंटे तक चल सके। एडवर्ड ने तुरंत गणित लगाया, क्योंकि वे हर नई जानकारी को आंकड़ों में ही समझते थे। उनका मौजूदा इंजन 62 हॉर्स पावर का था, लेकिन उसका वजन 340 पाउंड था। वजन को 340 से घटाकर 180 तक लाना कोई मामूली सुधार नहीं था। इसके लिए एक बिल्कुल नया इंजन बनाना पड़ता। सेना को 12 महीनों में प्रोटोटाइप चाहिए था। वेस्ट ने शर्तें सामने रखीं, सरकारी जमीन पर फैक्ट्री, सेना का निरीक्षण और डिजाइन पर साझा अधिकार। एडवर्ड ने साफ मना कर दिया, नहीं। वेस्ट को शायद इसी जवाब की उम्मीद थी। एडवर्ड ने अपनी शर्तें रखीं, सिविलियन प्रोडक्शन अलग रहेगा। सेना की वहां कोई दखलंदाजी नहीं होगी। मिलिट्री प्रोग्राम के लिए फैक्ट्री मेरी चुनी हुई जगह पर होगी। सेना को सिर्फ इंजन मिलेंगे, तकनीक नहीं। डिजाइन के सारे अधिकार मेरे पास रहेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो सारी मशीनरी और दस्तावेज मेरे होंगे। वेस्ट ने कहा कि युद्ध विभाग साझा अधिकार चाहेगा। एडवर्ड बोले, वे जो चाहे चाह सकते हैं। आप मेरे पास इसलिए आए क्योंकि मेरा इंजन सबसे अच्छा है। अगर कोई और विकल्प है तो उसे ढूंढ लीजिए। वेस्ट ने चुपचाप दस्तावेज समेट लिए। वेस्ट शुक्रवार को नए दस्तावेजों के साथ लौटे। अब साझा अधिकार की जगह लाइसेंसिंग का प्रस्ताव था। एडवर्ड के पास मालिकाना हक सुरक्षित था और फैक्ट्री की जगह आपसी सहमति से तय होनी थी। एडवर्ड ने दस्तखत कर दिए। वेस्ट ने हाथ मिलाते हुए कहा, तो फिर 12 महीने मिस्टर डैनफोर्थ। एडवर्ड ने सुधारते हुए कहा, नहीं, 11 महीने। मैं इसे 11 महीनों में तैयार कर दूंगा। वेस्ट के जाते ही एडवर्ड काम में जुट गए। उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा, एविएशन इंजन। लक्ष्य था 180 पाउंड वजन और 60 हॉर्स पावर। 2 हफ्तों तक उन्होंने सिर्फ इसकी बारीकियों पर काम किया। गाड़ियों के इंजन ढलवा लोहे के बने होते थे, जो मजबूत तो थे पर भारी भी। लेकिन आसमान में हर एक पाउंड मायने रखता था। सवाल यह था कि लोहे की जगह ऐसा क्या इस्तेमाल किया जाए जो हल्का भी हो और मजबूत भी। ऑस्कर और एडवर्ड हर सुबह साथ काम करते। ऑस्कर सवाल पूछते और एडवर्ड ड्राइंग में सुधार करते। उनकी जुगलबंदी कमाल की थी, जहां शिष्टाचार से ज्यादा इंजीनियरिंग की सटीकता मायने रखती थी। ऑस्कर ने टोकते हुए कहा कि एल्यूमीनियम की दीवारें बहुत मोटी हैं। वजन कम करने के लिए इन्हें पतला करना होगा। एडवर्ड को डर था कि दबाव की वजह से पतला एल्यूमीनियम कहीं चटक न जाए। ऑस्कर ने एक तरकीब सुझाई, दीवारों पर बाहरी रिब्स बनाना, ताकि दबाव बंट जाए। एडवर्ड को यह सुझाव पसंद आया और उन्होंने तुरंत डिजाइन बदलना शुरू कर दिया। एल्यूमीनियम पर लंबी बहस चली। यह लोहे से काफी हल्का था, लेकिन महंगा और ढालने में मुश्किल भी।
आज तक किसी ने भी एल्यूमीनियम से इंजन ब्लॉक नहीं बनाया था। एडवर्ड जानते थे कि अगर बनावट सही हो तो यह काम करेगा। उन्होंने खुद लकड़ी का सांचा तैयार किया और ग्रेडियंट बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर पहला एल्यूमीनियम ब्लॉक ढाला गया। इंजन तैयार हुआ और टेस्ट के लिए रखा गया, लेकिन 47 मिनट बाद ही उसमें दरार आ गई। ऑस्कर ने पहले ही इस कमजोरी की ओर इशारा किया था, लेकिन वे चुप रहे जब तक नतीजा सामने नहीं आ गया। एडवर्ड ने हार नहीं मानी। उन्होंने दरार की जांच की, डिजाइन सुधारा और दूसरा ब्लॉक तैयार किया। इस बार उन्होंने रिब्स की मजबूती और बढ़ा दी थी। दूसरा इंजन पूरे 3 घंटे 20 मिनट तक चला। कोई दरार नहीं, कोई खराबी नहीं। एडवर्ड ने एक एक पुर्जे की बारीकी से जांच की, सब कुछ उम्मीद के मुताबिक था। तीसरा ब्लॉक और भी बेहतर था। इसे लगातार 20 घंटों तक चलाया गया। एडवर्ड और ऑस्कर बारी बारी से निगरानी कर रहे थे, क्योंकि इतनी लंबी टेस्टिंग के लिए पूरी एकाग्रता जरूरी थी। 19वें घंटे में ऑस्कर ने बताया कि सब कुछ स्थिर है। तापमान और तेल का दबाव बिल्कुल सही बना हुआ था। इंजन बिना किसी रुकावट के चल रहा था। एडवर्ड ने इंजन की आवाज सुनी। यह लोहे के इंजन से अलग थी, थोड़ी तीखी और सुरीली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 20 घंटे पूरे होते ही इसे बंद कर देना। शहर के पूर्वी हिस्से में डैनफोर्थ एविएशन वर्क्स की नई फैक्ट्री खड़ी हुई। यह छोटी थी, लेकिन यहां काम की शुद्धता पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता था। यहां की बारीकियां ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड से 10 गुना ज्यादा सख्त थीं। हर पुर्जे को 2 बार जांचा जाता और जरा सी भी कमी होने पर उसे नष्ट कर दिया जाता। एडवर्ड ने अपनी बाकी फैक्ट्रियों से सबसे काबिल कारीगरों को चुना। ऑस्कर को इस फ्लोर की जिम्मेदारी सौंपी गई ताकि काम की गुणवत्ता में कोई कमी न आए। एडवर्ड ने कहा, मुझे 4 फैक्ट्रियों को देखना है, इसलिए यहां तुम्हारी जरूरत है। ऑस्कर ने बस इतना कहा, मैं सोमवार से काम शुरू कर दूंगा। अक्टूबर की एक सुबह, कॉन्ट्रैक्ट के ठीक 11 महीने बाद, प्रोटोटाइप इंजन को सेना के एक विमान में लगाया गया। वेस्ट और एडवर्ड की नजरें उसी पर टिकी थीं। टेस्ट पायलट लेफ्टिनेंट कार्वर ने विमान का मुआयना किया और कॉकपिट में बैठ गए। दूसरी ही कोशिश में इंजन गूंज उठा। प्रोपेलर के साथ इंजन की आवाज और भी दमदार लग रही थी। विमान ने महज 300 फीट की दूरी में उड़ान भर ली। एडवर्ड उसे ऊपर जाते देखते रहे। कागज पर लिखे आंकड़े अब आसमान में हकीकत बन चुके थे। 42 मिनट की उड़ान के बाद विमान सुरक्षित जमीन पर वापस आ गया। कार्वर ने बाहर आकर तारीफ की, बेहतरीन इंजन है, कोई कंपन नहीं और पावर भी जबरदस्त है। वेस्ट ने हाथ मिलाते हुए सालाना 100 इंजनों का कॉन्ट्रैक्ट पक्का कर दिया। एडवर्ड की नजरें अब भी अपने उस इंजन पर थीं जो अब भी धीरे धीरे धड़क रहा था। एल्यूमीनियम ब्लॉक ने अपनी काबिलियत साबित कर दी थी, लेकिन 6 हफ्ते बाद स्टील की सप्लाई में कुछ गड़बड़ शुरू हुई, जो एक बड़े हमले का संकेत थी। उनकी मुख्य सप्लायर कंपनी से आने वाला माल हफ्तों की देरी से पहुंचने लगा। एडवर्ड को तब तक अंदाजा नहीं था कि यह उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। जब कर्टिस ने कंपनी से संपर्क किया तो उन्होंने रेल की भीड़ और मांग बढ़ने जैसे कई बहाने बनाए। एडवर्ड समझ गया कि ये बहाने सिर्फ टालने के लिए थे। बुधवार को फेरी स्ट्रीट फैक्ट्री में स्टील खत्म हो गया और काम 3 दिनों के लिए रुक गया। 78 मजदूरों के खाली बैठने से एडवर्ड को मजदूरी और ऑर्डर्स में देरी की वजह से करीब $1000 का नुकसान हुआ। उसे शक था कि यह जानबूझकर किया गया है। उसने ऑस्कर से ग्रेट लेक्स स्टील रेल कंपनी के मालिकों का पता लगाने को कहा। सोमवार सुबह ऑस्कर ने एक दस्तावेज एडवर्ड की मेज पर रख दिया। उस दस्तावेज में पिछले 4 महीनों में कंपनी के शेयरों में हुए बदलावों का ब्यौरा था। 3 महीने पहले 11% शेयर कुछ बिचौलियों के जरिए एक वकील के पास पहुंचे थे। वह वकील क्लेमेंट एंड हाउ फर्म का था, वही फर्म जो वर्जीनिया और चार्ल्स की थी। हालांकि 11% हिस्सेदारी मालिकाना हक के लिए काफी नहीं थी, लेकिन कंपनी के फैसलों में दखल देने और डिलीवरी रोकने के लिए पर्याप्त थी। एडवर्ड ने 2 दिनों तक अपनी प्रतिक्रिया के बारे में सोचा। उसे एक ऐसा जवाब देना था जो न केवल असरदार हो बल्कि हमेशा के लिए इस समस्या को खत्म कर दे। उसने मिशिगन सेंट्रल स्पर लाइन खरीदने का फैसला किया। यह एक छोटी रेलवे कंपनी थी जिसके पास डेट्रॉइट के औद्योगिक इलाकों को मुख्य मालगाड़ी मार्गों से जोड़ने वाला नेटवर्क था। $31,000 की इस खरीद ने एडवर्ड की नकदी कम कर दी, लेकिन उसके कारोबार को कोई खतरा नहीं था। फिर उसने $8,000 खर्च करके अपनी 4 फैक्ट्रियों तक सीधी रेल लाइन बिछवाई। अब स्टील सीधे फैक्ट्रियों के दरवाजों तक पहुंचने लगा और ग्रेट लेक्स की जरूरत ही खत्म हो गई।
इस निर्माण में 6 हफ्ते लगे। जब पहली मालगाड़ी सीधे ग्रेशियट फैक्ट्री पहुंची तो एडवर्ड ने उसे आते हुए देखा। डिलीवरी समय पर थी और स्टील की कीमत भी पहले से कम थी। अब ट्रेन उसकी अपनी थी। ऑस्कर ने पास खड़े होकर कहा, यह एक महंगा समाधान है। एडवर्ड ने जवाब दिया, यह एक स्थायी समाधान है। चार्ल्स ने मेरी डिलीवरी रोकने के लिए स्टील कंपनी के शेयर खरीदे और मैंने पूरी रेलवे ही खरीद ली ताकि उसकी हिस्सेदारी का कोई मोल न रहे। 18 महीनों में इसकी लागत वसूल हो जाएगी। उसे वो शेयर रखने दो। उसने ऐसी कंपनी में पैसा लगाया है जो अब हमें सप्लाई नहीं करती। हफ्ते भर में वर्जीनिया को सब पता चल गया। चार्ल्स ने उसे बताए बिना घोड़ों के अस्तबल का पैसा शेयरों में लगा दिया था। जब शेयरों से कोई फायदा नहीं हुआ और स्टील आता रहा तो वह निवेश एक बड़ा नुकसान बन गया। वर्जीनिया और चार्ल्स के बीच जबरदस्त बहस हुई। वर्जीनिया ने चार्ल्स को वैसे ही फटकारा जैसे वह गलती करने वाले किसी कर्मचारी को डांटती थी। 18 साल के चार्ल्स के लिए वर्जीनिया का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी थी जिसे उसने खो दिया था। एडवर्ड ने अपनी डायरी में इसे एक मौके के रूप में दर्ज किया। वर्जीनिया और चार्ल्स के बीच आई यह दरार उसके लिए काम की खबर थी। वह वापस अपने विमान कारखाने गया जहां ऑस्कर दूसरा प्रोटोटाइप इंजन टेस्ट कर रहा था। इंजन उम्मीद के मुताबिक काम कर रहा था। अंदर जाने से पहले एडवर्ड दरवाजे पर खड़ा होकर पश्चिम की ओर शहर को देखने लगा। उसे अपनी फैक्ट्रियों की चिमनियों का धुआं और अपनी बिछाई हुई रेल लाइन साफ दिखाई दे रही थी। 3 ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियां, एक विमान कारखाना और एक रेलवे। और इन सबके ऊपर वह आसमान था जहां उसके इंजन उड़ान भरने वाले थे। दिसंबर के पहले हफ्ते तक एडवर्ड के पास 3 ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियां, एक विमान कारखाना और एक रेलवे लाइन थी। उसकी रेल लाइन अब दूसरी कंपनियों का माल ढोकर मुनाफा भी कमा रही थी और अपनी फैक्ट्रियों को सामान भी पहुंचा रही थी। उसके पास 19 पेटेंट और 520 कर्मचारी थे। सालाना कमाई $1,80,000 तक पहुंच गई थी, जिसमें से $41,000 शुद्ध मुनाफा था। दूसरी ओर डैनफोर्थ परिवार के अस्तबल बंद होने की कगार पर थे। जिस आर्मी कॉन्ट्रैक्ट पर विलियम डैनफोर्थ ने 30 साल तक अपना साम्राज्य खड़ा किया था वह अब खत्म होने वाला था। युद्ध विभाग ने अब एडवर्ड के साथ हर साल 100 विमान इंजन बनाने का करार कर लिया था। चार्ल्स डैनफोर्थ कर्ज में डूबा था और उसके खरीदे हुए शेयरों की कीमत गिर चुकी थी। वर्जीनिया अब बस डूबते हुए कारोबार को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी एडवर्ड को पता चला कि डैनफोर्थ परिवार की संपत्ति की नीलामी होने वाली है। डैनफोर्थ खानदान का वह आलीशान घर और वह लकड़ी का गोदाम जहां एडवर्ड की पहली वर्कशॉप को ताला लगाया गया था अब कर्ज चुकाने के लिए नीलाम होने जा रहा था। एडवर्ड ने यह बात किसी को नहीं बताई। सोमवार की सुबह उसने अपना सबसे अच्छा कोट पहना और अकेले ही नीलामी घर पहुंच गया। वहां करीब 40 लोग मौजूद थे। एडवर्ड बीच की एक कतार में जाकर बैठ गया। उसने अपना कोट नहीं उतारा और शांति से बैठा रहा। वर्जीनिया दीवार के पास खड़ी थी। वह हमेशा की तरह सलीके से तैयार थी। वह कमरे में मौजूद लोगों को परख रही थी। शुरू में उसकी नजर एडवर्ड पर नहीं पड़ी क्योंकि उसे वहां उसके होने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब उसकी नजर एडवर्ड पर ठहरी तो वह एक पल के लिए ठिठक गई। फिर उसने अपनी नजरें फेर लीं और दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा। एडवर्ड चुपचाप नीलामी की प्रक्रिया को देखता रहा। जब डैनफोर्थ हवेली की बारी आई तो नीलामी करने वाले ने उस घर का विवरण देना शुरू किया जहां एडवर्ड पलाबढ़ा था। बोली शुरू हुई। 2 खरीदार आपस में मुकाबला कर रहे थे। एडवर्ड सही मौके का इंतजार करता रहा। वर्जीनिया ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर नजरें फेर लीं। एडवर्ड चुपचाप बैठा रहा और नीलामी की कार्यवाही देखता रहा। जब 7वें नंबर की संपत्ति की बारी आई तो नीलामी करने वाले ने उस घर का ब्यौरा देना शुरू किया। एडवर्ड उस घर का विवरण सुन रहा था जहां वह पलाबढ़ा था। बोली शुरू हुई और 2 खरीदार आपस में मुकाबला करने लगे। एडवर्ड सही मौके का इंतजार करता रहा ताकि वह अपनी निर्णायक चाल चल सके। जब बोली अपने चरम पर पहुंचकर धीमी होने लगी तो एडवर्ड ने अपना हाथ उठाया और मौजूदा कीमत से 15% ज्यादा की बोली लगा दी। यह कीमत इतनी निर्णायक थी कि बाकी खरीदार खामोश हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया और हथौड़े की चोट के साथ नीलामी पूरी हुई। एडवर्ड खड़ा हुआ, अपना कोट ठीक किया और अपनी टोपी उठाई। वर्जीनिया अब भी वहीं खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसा भाव था जो एडवर्ड ने पहले कभी नहीं देखा था। उसमें न तो नफरत थी और न ही वह पुराना अहंकार। वह वर्जीनिया के पास गया और इतनी धीमी आवाज में बोला कि सिर्फ उसे सुनाई दे। सुप्रभात वर्जीनिया। मैं अपना वह हक वापस ले रहा हूं जो मेरा था। मेरी माँ आज बहुत खुश होती। उसने अपनी टोपी पहनी और बिना पीछे मुड़े बाहर निकल गया, ठीक वैसे ही जैसे वह सालों पहले निकला था। उसे अपनी इस निरंतरता का एहसास बाहर सड़क पर हुआ जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी। दोपहर को जब वह फैक्ट्री पहुंचा तो ऑस्कर हमेशा की तरह अपने काम में मशगूल था। ऑस्कर ने एडवर्ड को देखकर सब समझ लिया। उसने पूछा, हवेली का क्या हुआ? एडवर्ड ने कहा, वह अब मेरी है। ऑस्कर ने गंभीरता से पूछा, अब तुम वहां क्या करोगे? क्या फिर से वर्कशॉप बनाओगे? एडवर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, पर ख्याल अच्छा है। ऑस्कर ने याद दिलाया कि कैसे 7 साल पहले वह सिर्फ एक सूटकेस और कुछ रुपयों के साथ वहां से निकला था और आज उसने क्या कुछ हासिल कर लिया है। एडवर्ड ने अपनी फैक्ट्री की मशीनों और वहां काम कर रहे 520 लोगों को देखा। उसने मन ही मन अपने साम्राज्य का हिसाब लगाया। 3 फैक्ट्रियां, एक विमान कारखाना, एक रेलवे और 19 पेटेंट।
उसने सोचा, डैनफोर्थ का कारोबार अब खत्म हो रहा है और सेना मेरे इंजनों का इस्तेमाल कर रही है। उसने अपना काम करने वाला कोट उठाया और बुदबुदाया, मेरी माँ आज बहुत खुश होती। वह सीधे प्रोडक्शन फ्लोर पर गया और स्टेशन 14 की खामी को सुधारने लगा, जिसे वह काफी समय से ठीक करना चाहता था। उसने तुरंत समस्या पहचानी और काम में जुट गया। फीडबैक के एंगल को 8 डिग्री बदलकर उन्होंने 6 मिनट बचा लिए, जिससे हर हफ्ते 20 अतिरिक्त इंजन बनने लगे। एडवर्ड ने इसे अपनी डायरी में दर्ज किया। बुधवार को वेस्ट का एक पत्र आया, सादे कागज पर हाथ से लिखा हुआ, बिना किसी सरकारी लेटर हेड के। एडवर्ड ने इसे पढ़ने से पहले इसकी बनावट को गौर से देखा, क्योंकि लिखने का तरीका ही लेखक की मंशा बता देता है। वेस्ट ने लिखा कि विमान के इंजनों का प्रदर्शन वॉशिंगटन के बड़े अधिकारियों को दिखाया गया है। नतीजा उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। अब सेना को साल में 100 नहीं बल्कि 1000 इंजनों की जरूरत है। इसके लिए वॉशिंगटन के पास सेना की निगरानी में एक नई फैक्ट्री बनाने की बात चल रही है, जो एक गुप्त मिशन का हिस्सा होगी। एडवर्ड ने इसे दोबारा पढ़ा, 1000 इंजन। उसने हिसाब लगाया कि इसके लिए मौजूदा फैक्ट्री से 4 गुना बड़ी जगह, खास औजार और कम से कम 120 कारीगरों की जरूरत होगी। इस सरकारी कॉन्ट्रैक्ट की कीमत उसकी मौजूदा सालाना कमाई से भी कहीं ज्यादा होने वाली थी। फिर उसने दूसरा पैराग्राफ पढ़ा। वेस्ट ने निजी तौर पर एक जानकारी साझा की थी। 3 हफ्ते पहले कॉर्नेलियस हेंस ने सीनेटर कोल से मुलाकात की थी। उनकी बातचीत का विषय एक नया कानून था, जो सार्वजनिक सुरक्षा के नाम पर निजी वाहनों के निर्माण और बिक्री को नियंत्रित करने के लिए बनाया जा रहा था। इस कानून के तहत वाहन निर्माताओं के लिए फेडरल लाइसेंस जरूरी हो जाएगा, जिसकी शर्तें एक नया कमीशन तय करेगा। इस कमीशन में पुराने ट्रांसपोर्ट दिग्गजों का दबदबा होगा। अगर यह बिल पास हुआ तो लाइसेंस की शर्तें ऐसी होंगी कि 20 साल से कम पुरानी कोई भी कंपनी उन्हें पूरा नहीं कर पाएगी। डैनफोर्थ की फैक्ट्रियां अभी सिर्फ 8 साल पुरानी थीं, यानी कानून बनते ही 6 महीने के भीतर उन्हें बंद करना पड़ता। वेस्ट के मुताबिक वोटिंग में सिर्फ 3 से 4 महीने बचे थे। एडवर्ड ने पत्र मोड़ा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा, जहां नाइट शिफ्ट का काम जोरों पर था। नीचे फैक्ट्री की रोशनदानों से रोशनी छनकर आ रही थी और ठंडी हवा में धुआं ऊपर उठ रहा था। मशीनों और बेल्ट की गूंज अब उसके लिए एक ऐसी आदत बन चुकी थी, जिसे वह चाहकर भी अनसुना नहीं कर सकता था, बिल्कुल दीवार पर टंगी उस घड़ी की तरह जो बरसों से टिक टिक कर रही हो। 520 कर्मचारी, 3 ऑटोमोबाइल प्लांट, 1 विमान फैक्ट्री और 19 पेटेंट। हेंस अब व्यापार को महंगा बनाने की कोशिश छोड़ चुका था, अब वह इसे गैरकानूनी बनाने की साजिश रच रहा था। उधर सेना वॉशिंगटन के पास अपनी निगरानी में फैक्ट्री चाहती थी, यह सुरक्षा थी या कोई नया जाल। यह सब इस बात पर निर्भर था कि बातचीत कौन और कैसे करता है। उसने देर तक अपनी फैक्ट्री, जलती लाइटों और उठते धुएं को देखा। वे आसमान पर कब्जा करना चाहते थे, जिसका मतलब था कि अब लड़ाई डेट्रॉइट में नहीं बल्कि वॉशिंगटन के दफ्तरों और सीनेटरों के कमरों में लड़ी जानी थी। उसने 8 साल धातुओं को समझने में लगाए थे, लेकिन अब उसे सिर्फ 3 महीनों में वॉशिंगटन की राजनीति को समझना था। वह वापस अपनी मेज पर आया और डायरी खोली। एक नए पन्ने पर उसने लिखा, वॉशिंगटन। नीचे 2 कॉलम बनाए, मेरे पास क्या है और मुझे क्या चाहिए। जरूरतों की लिस्ट काफी लंबी थी। वह पूरी रात काम करता रहा, जब तक कि अगली शिफ्ट के लोग नहीं आ गए। मशीनों का पहिया बिना रुके चलता रहा, स्टेशन 1 से 16 तक। यह वही सिलसिला था जो एक मोमबत्ती और गैस पाइप के साथ एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ था। एडवर्ड ने अपनी डायरी बंद कर दी।